2025 के लिए आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? मेंटली लोगों की स्थिति बड़ी खराब रहने वाली है। डिवोर्स रेट आप देखिएगा इस वर्ष सबसे ज़्यादा होने वाले हैं। तो लोगों को स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे हर मोर्चे पर, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, हेल्थ हो, हर रिलेशनशिप। खास तौर से बच्चों से लोगों को ना बड़ा शॉक मिलने वाला है। क्या नजर लगना इज रियल? बिल्कुल रियल है। नज़र लगने से ज़्यादा रियल तो कुछ है ही नहीं। नज़र बहुत खतरनाक है। हरे भरे पेड़ को सुखा देती है ध्रुव जी। होली के इसके बारे 8 में दिन बताओ। पहले जो लास्टक लग जाता है ना, सारी तंत्र क्रियाएं उस समय की जाती हैं, क्योंकि उस Okay. समय कुछ ऐसी पोजीशन होती है ग्रहों की, कुछ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है उस टाइम पर। और इस बार तो आप देखिए होली वाले दिन ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन आपका मित्र है, कौन शत्रु है। तो सबसे ज़्यादा जो घटनाएं होती है, जब सबसे ज़्यादा जो किए जाते हैं ना जादू या काला जादू, वो सफ़ेद चीज़ों से किए जाते हैं। क्या अलग अलग भगवान की पूजा करनी जरूरी है? हर दिन के हिसाब से कोई कहता है सोमवार है शिव जी की पूजा करो, मंगलवार है हनुमान जी की पूजा करो। देखिए, जो आपको चाहिए ना वो आप देना शुरू कर दीजिए। ओके। एकमात्र उपाय है, जो देता है वही देव है। देवता क्या होते हैं? जो देव है वो देव है। शादी हुई 6 महीने बाद हस्बैंड वाइफ आ जाते हैं कि भाई हमें डिवोर्स लेना है जी। मैं उनके हाथ पे नजर पड़ता है कि डायमंड सॉलिटेयर पहन रखा है, भाई एंगेजमेंट रिंग है। हाँ। ये ऐसा बता रही हूँ मैं आपको। और आपकी कुंडली में शुक्र नीच का बैठा है, मार्केश है, सप्तम भाव में बैठा है, 1 साल आपकी शादी नहीं चलेगी। हमारी आज की खास मेहमान हैं एस्ट्रो रितु सिंह, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हैं और जिनकी सही और सटीक भविष्यवाणियों ने उन्हें मीडिया की सुर्खियों में हमेशा बनाए रखा है। उन्होंने हमेशा टेलीविजन और टॉक शोज जैसे आवाज हिंदुस्तान की, सुनो पार्थ और टॉप 50 इंडियन आइकन अवार्ड्स में एस्ट्रोलॉजी को एक नए नजरिए से पेश किया है। एस्ट्रो वास्तु विज्ञान अवार्ड, लाइफ टाइम इंस्पिरेशन अवार्ड और बेस्ट मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर ऑफ इंडिया अवार्ड जीत चुकी हैं रितु जी। वैसे रितु जी ना सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर हैं बल्कि एक स्पिरिचुअल गाइड भी हैं, जो लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। आज के पॉडकास्ट में हमने रितु जी से ना सिर्फ ज्योतिष विद्या के रोचक पहलू समझे, बल्कि और भी डीप एंड सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस के जवाब भी जाने, जैसे क्या भविष्य बदल सकता है, एस्ट्रोलॉजी और कर्मा का असली कनेक्शन क्या है, और आखिर वो कौन से मिथ्स हैं जो आज भी लोग मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये खास एपिसोड एस्ट्रो रितु सिंह जी के साथ। एस्ट्रोलॉजी को लोग बहुत अलग अलग तरीके से देखते हैं। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को एज ए टूल यूज करते हैं, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को एज ए साइंस समझते हैं, बिल्कुल। और कुछ लोग कहते हैं कि जो भी कुछ है इस संसार में वो सब कुछ एस्ट्रोलॉजी से ही रिलेटेड है। आपका क्या मानना है? एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है तीनों चीज़ों का। तीनों वर्ग के लोग गलत नहीं है, उनका एक अपना एक थॉट प्रोसेस है। लेकिन साइंस मैथ्स का एक हम कहते हैं ना एक मिश्रण एस्ट्रोलॉजी में है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो है आपकी एक इंट्यूशन, जो ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन है ना। कहते हैं 50% भाग्य है, 50% कर्म है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो मेन एस्ट्रोलॉजी का जो अर्थ है वो यही है कि जो ग्रह नक्षत्रों के अनुसार, जो ग्रह नक्षत्रों का भ्रमण है, गोचर है, उसका आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो इस कॉन्सेप्ट पे स्थित है ये पूरी एस्ट्रोलॉजी, कि आपके जो पूरे ब्रह्मांड में होता है वो आपके शरीर के अंदर होता है। सेम चीज़ें तो मिश्रण है। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं बोल सकते कि केवल मैथमेटिक्स है, केवल साइंस है, ऐसा नहीं है। साइंस और जो हमारी आस्था है, जो हमारी ज्योतिष है, उसका मिश्रण है। बट आपके हिसाब से सबसे बड़ी मिथ क्या है जो लोगों को लगती है कि एस्ट्रोलॉजी ये है बट हकीकत में एस्ट्रोलॉजी कुछ और है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा मिथ यही है जो भी आपने पूछा, कि लोग ना एस्ट्रोलॉजी को एक चमत्कार मानते हैं कि आप ज्योतिष के पास चले गए और चमत्कार हो गया। कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक से रिलेट कर देंगे उसको, जीवन बदल जाएगा, ये लेकर आते हैं और बहुत फास्ट रिजल्ट चाहते हैं। मिथ ये है। और दूसरा एक वर्ग है कि जो डरा हुआ है कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे, पता नहीं वो क्या बता दें, पता नहीं हमारे जीवन में क्या घटित हो जाएगा, तो रहने दो, छोड़ दो, जो ईश्वर चाहेंगे वो होगा। तो एक वर्ग बहुत डरा हुआ है और एक वर्ग चमत्कार की आशा में आपके पास आता है। दोनों ही चीज़ें गलत हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है, ज्योतिष जो है, वो जीवन बदलता नहीं है, जीवन को संवार देता है। ठीक है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो तो होनी है, लेकिन उसको बहुत मिनिमाइज कर देना। एक आप बारिश हो रही है, अम्ब्रेला तो लेते हैं ना, तो एक अम्ब्रेला का जो काम होता है एक्चुअली में ज्योतिष का काम वही है। तो बहुत ज़्यादा ये सोच के नहीं जाना चाहिए रोड मैप लेके कि हम आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि भाई आपके ग्रह गोचर इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपको लाइफ में ये चीज़ें अचीव करने में आसानी होगी। लेकिन ज्योतिष कभी भी भाग्य बदलता नहीं है।
मैम बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, बिल्कुल बट कहीं ना कहीं वो पब्लिक में ये नहीं बोलना चाहते कि हम भी इस विद्या को मानते हैं। ऐसा क्यों हाँ होता है? बिल्कुल, वो डरते हैं और मानते सबसे ज़्यादा हैं। जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इवन बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़, बहुत मेरा बड़ा अच्छा उनसे योग रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, लेकिन उनका एक ही रहता है, मैम किसी को बताना नहीं ये बात, ठीक है ना? क्योंकि ज्योतिष को लोग ठीक ढंग से पहचानते नहीं हैं। वही जो आप अभी बोल रहे हो ना कि एक अंधविश्वास के साथ जोड़ते हैं कि लोगों को पता चलेगा कि आप ये कर रहे हैं तो यानी आप अंधविश्वासी, आप मॉडर्न नहीं हैं। आजकल लोगों में क्या है, मॉडर्न दिखने की होड़ है कि हम बहुत मॉडर्न हैं। लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, हम उपाय कर रहे हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन, तो हम मॉडर्न नहीं हैं, हम पिछड़े हुए हैं, अंधविश्वासी। ये इतना गलत कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे भी बहुत है ना, क्योंकि देखिए बच्चों को शुरू से पढ़ाया नहीं जाता। आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो, मैं तो कई बार चैनल्स पे भी बोल चुकी हूँ, इवन बहुत बड़ी बड़ी डिबेट्स में भी, कि एक सब्जेक्ट आपको ना एक ज्योतिष का कंपलसरी कर देना चाहिए कि भले ही बेसिक्स आप पता हो। बेसिक पता हो, क्योंकि लोग इतने भ्रमित हो रहे हैं आजकल। हर कोई आता है कि हमें ऐसे लूट लिया, हमें ये पूजा कराई, फायदा नहीं हुआ, इस तरह के वर्डिंग्स बहुत यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, बेसिक ही नहीं पता। अगर आप किसी के पास गए, अब आपको तो नहीं पता कि उस ज्योतिषी को कितना ज्ञान है, उसने बोल दिया कि भाई आपकी 7.5 चल रही है, आपने मान लिया, आपको तो जी, पता ही नहीं है। जी, बट इतना बेसिक पता होना चाहिए कि भाई 7.5 चल रही है, तो हॉरोस्कोप में ऐसे कौन से ग्रह हैं, शनि कहाँ बैठा हुआ है, राइट। बहुत बेसिक, मतलब बहुत बेसिक। अगर 1-2 साल भी वो पढ़ लेंगे ना इसको, तो ये भ्रमित होने से बच जाएंगे। कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही बात बोली। कुछ दिन पहले मैंने एक रील देखी इंस्टाग्राम में, और उस रील में बताया कि हाँ अगर आप सिंह राशि है बिल्कुल तो आपको चांदी का कड़ा नहीं पहनना चाहिए। तो मैं एकदम से परेशान, मैंने कहा यार, तुझे तो अभी कुछ दिन पहले ही तूने चांदी का कड़ा चांदी पहना कड़ा है, खरीदा है, और ये तो तेरे लिए विनाशकारी हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं दिमाग कहीं में ना है। कहीं दिमाग तो में। मैं रात को 12:30 बजे मैं अपनी मम्मी के पास जाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि मम्मी, हाँ, एक बात बताओ, आपने मुझे कुछ दिन पहले ये बोला कि चांदी का कड़ा पहन, बिल्कुल आपने किससे पूछा था, क्या इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? मैं बोली बेटा जाके सो जा सही बात है सुबह बात करेंगे इस बारे में। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, लोगों बहुत को फैलाया डराने जा का रहा जो है। ये व्यापार बना दिया गया है ना एस्ट्रोलॉजी को, हाँ कहीं ना बिल्कुल कहीं ये बिल्कुल गलत है। बहुत गलत है। लोग आते हैं इतना डरे हुए आते हैं, आपको क्या बताऊँ मैं, ध्रुव जी मेरे पास आते हैं लोग डरे हुए, पहले ही बता देंगे कि देखिए मैम मेरी तो 7.5 ही है, मेरे में काल सर्प योग है, मेरे में मैं तो मांगलिक हूँ, शादी कैसे होगी। लोगों को पता ही नहीं है, उनको बेचारों को, कि ये मतलब 90% कुंडलियों में जो मांगलिक दोष है ना वो कैंसिल हो जाता है। कुछ ऐसे हमारे ग्रहों की युति होती है, ये पता नहीं लोगों को। अच्छा, जिनके पास जाते हैं वो भी जल्दी में कुंडली देखते हैं, या जो लोग पंडितों के पास चले जा रहे हैं। अब एस्ट्रोलॉजर और पंडित में थोड़ा तो डिफरेंस है ना, कि उन्होंने स्टडी की है 14 साल 15 साल। हालांकि वो बेचारे पंडित भी गलत नहीं है, वो अपने हिसाब से सही बताते हैं, उनको उतना ही पता है कि मंगल की ये स्थिति आपको मांगलिक बना रही है, लेकिन वो कैंसिल कहाँ हो रहा है वो आप आगे पढ़ना पड़ेगा आपको। तो बहुत, मेरा क्या है, जब आते हैं तो मैं पहले अच्छी चीजें बताती हूँ। मेरा अपना एक ही स्टाइल है, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि देखिए आपकी कुंडली में ये राजयोग है, ये अच्छी दशा चल रही है। पहले जो व्यक्ति रोता हुआ है उसके चेहरे पे एक स्माइल तो आए। आपका कर्तव्य एज ए ह्यूमन बीइंग भी आपका यही कर्तव्य है। और एस्ट्रोलॉजर मेंटोर होते हैं, उनके पास लोग बड़ी उम्मीदों से जाते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं डराओ मत, समझाओ समझाओ और उनको बता दो कि इसका उपाय भी है। आप ऐसा नहीं है कि 7.5 तो उपाय नहीं है। तो ये लोगों में बहुत ज्यादा डर है, उसको दूर करना कायदे से तो हम ज्योतिषियों का ही कर्तव्य है। मैम आप कहो ना कहो, बट हमें तो पता है कि you're a very famous astrologer, एंड आप बहुत सारे बड़े एक्टर्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन को कंसल्ट करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों की कुंडलियां देखी होंगी, बट कभी कोई ऐसी कुंडली देखी जिसमें आपने कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड देखा और आपको भी लगा हो कि यार ये कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा एक नहीं कई बार इस तरह की चीजें आई हैं। देखिए चाहे सेलिब्रिटी हो या आम इंसान हो, सबकी ना डुअल पर्सनैलिटी होती है कहीं ना कहीं। जो वो पब्लिक में है, जो ग्लैमर के साथ है ना, वो नहीं होते। लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं या ज्योतिषी के पास, तो अपने रियल रूप में होते हैं। तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, वहां पर भी वो थोड़ा हेजिटेट होते हैं कि बताऊं या नहीं बताऊं। लेकिन जब हम ग्रह देख के बता देते हैं, जैसे किसी ने बोला, अब देखिए नाम तो इतना यहाँ ठीक नहीं है सबका, थोड़ा अगर आप बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि शादी कब होगी, लेकिन मुझे कुंडली में दिख रहा है कि इनकी शादी तो हो चुकी है। एक नहीं कई लोग हैं। अभी रिसेंटली रोनित राय जी को ने कंसल्ट किया। इवन मेरे हस्बैंड डायरेक्टर है, तो थोड़ा सा उनके साथ मूवी वगैरह कर रहे थे।
तो होते हैं ना बात कि भाई आप ये कैसे चलेगी शादी या क्या होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी 2 शादियां पहले हो चुकी हैं, जी। लेकिन लोग बताते नहीं हैं। पिनाज मसानी जी हैं, बहुत बड़ी भाई गजल गायिका, वो तो गजल क्वीन कहते हैं उनको। राइट। तो उनके भी कहीं ना कहीं ये था कि ऋतु शादी कब होगी, बड़ी एज्ड हैं, ठीक है। तो मैंने भी उनको बताया कि इस समय इस टाइम पर आपका ऐसा सिचुएशन तो बना था, है ना। लोग छुपाते हैं चीज़ें कि हम सेपरेट हो गए, या इस तरह की चीज़ों को लोग थोड़ा हाइड करते हैं, ये भी है। और बाकी भी चीज़ें होती हैं कि लोग फाइनेंशियल इशू को लेके बहुत ज़्यादा, कि लोग कह रहे हैं कि भाई फाइनेंस दिखा रहे हैं फाइनेंस, लेकिन मुझे दिख रहा है कि भाई इन पे तो बहुत ज़्यादा लोन है। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने, बहुत लोगों की आती है। पर्सनैलिटी आपको जो दिखती है एग्जैक्टली वो होती नहीं है, बहुत डिफरेंट। दलेर मेहंदी जी का मैंने अभी वास्तु पूरा किया, मीका जी का, दलेर जी का, तो ये चीज़ें ना उनमें बहुत सारी बातें ऐसी आई जो कि अभी ऐसे क्या मतलब एक-एक बताना थोड़ा ठीक भी नहीं लगता, जी। है ना। लेकिन हाँ, ये लोग ऐसा होता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा। इवन आपका बिल्कुल आपकी धारणा ही चेंज हो जाएगी। आपने किसी को जस्ट आपने देखा कि ये बहुत अच्छे किरदार में है, राम के किरदार जी। में, संत कृष्ण के किरदार में, ठीक है। या किसी गज़ल गायक को, जैसे जगजीत सिंह अब तो नहीं रहे, लेकिन एक बचपन से ही बड़ी फ़ैन थी मैं भी उनकी, लेकिन जब मिलना हुआ तो जो उनका रूप दिखा, होता है ना, तो वो आपका एकदम से ना कुछ क्रैक होता है अंदर कि यार हम क्या समझते हैं और ये लोग कैसे होते हैं। तो कभी-कभी बहुत अच्छा भी देखने, कभी-कभी बहुत जो ब्लैक होता है ना, वो चीज़ें आपको बड़े हाँ, मतलब हर्ट भी करती हैं, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी उनको अपना बना लेते हैं ना कि नहीं, बच्चों में तो बहुत ज़्यादा है, तो रोल मॉडल बना लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें बड़ी ना एस्ट्रोलॉजी फ़ील्ड में आने के बाद देखने को मिली कि नहीं, बाहर तो ऐसा आप रोल कर रहे हो, बहुत सात्विक, आप बिल्कुल संत महात्मा, और कहाँ आपको उसके तुरंत शॉट के बाद आपको बियर चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें बड़ी ये भी होता है ऐसा कभी-कभी। मैम कहीं न कहीं क्या जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को धर्म के साथ जोड़ा जाता है, हिंदुत्व के साथ तो जोड़ा जाता हाँ। है। क्या ऐसा भी आपके साथ होता है कि अन्य धर्म के लोग भी आपके पास अपनी कुंडलियाँ दिखाने या अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपनी जी। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस पता करने आते हैं? बहुत ज़्यादा आते हैं, इवन अन्य धर्म के लोग काफ़ी आते हैं। और अभी तो देखिए इस्लाम को लेके इतना कहते हैं, लेकिन मेरे कम से कम नहीं तो 20-25% तो क्लाइंट्स हैं जो कि इस्लाम से हैं, जो कि रियली? मुस्लिम है, रियली। ओके। और बड़ा अच्छा फॉलो भी करते हैं, वो एक-एक चीज़ फॉलो करते हैं। अगर मैंने उनको बोल दिया कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, तो वो जाएँगे। ये भी अब वो अलग बात ओके। है, वहाँ रोक दिया जाए उनको या जो भी हो, बट जाते हैं। और अगर उपाय उनको बोला कि ये आपको नियम से करना है, इवन उनको मैं जनरली ऐसे उपाय बताती हूँ, उनके धर्म से रिलेटेड ही बताती हूँ जी। कि भाई आप नमाज़ पढ़ते हैं तो वो पढ़ना शुरू कीजिए उसको। क्योंकि मेरे हर उपाय में ना ईश्वर कहीं न कहीं, आप सारे उपाय कर लेते हो ज्योतिष के, लेकिन आप ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाते हो। उनको अलग रख के उपाय क्यों करते हैं? ठीक है, आप तेजपत्ता जला दीजिए, ठीक है, आप केसर के धागे का तिलक लगा लीजिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत उपाय होते हैं। लेकिन भगवान को क्यों नहीं करते हो? आप विष्णु जी के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आपका जुपिटर वैसे ही मजबूत हो जाएगा। राइट। तो मैं उनको ईश्वर से तो नहीं, लेकिन हाँ, उनके धर्म के, उनके जो ईश्वर हैं, उनकी नमाज़ जो वो पढ़ते हैं, डोनेट करना उनको बताती हूँ, इस तरह के उपाय बताती हूँ। एक भंडारा काइंड ऑफ, जैसे भाई जी। उनके धर्म में वो भी कर सकते हैं। तो राइट। कुछ ऐसे उपाय जो हर धर्म का व्यक्ति कर सकता है बहुत ईज़िली, ऐसे उपाय उनको बताती हूँ। और ईश्वर की कृपा से उनको बहुत फ़ायदा भी होता है, और बड़ा अच्छे से मानते हैं वो लोग, मतलब इतना पर्टिकुलर मानते हैं जितना हमारे धर्म के नहीं मानते हैं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अगर एक इंसान हाँ। परमात्मा से कनेक्टेड है, तो 90% चीज़ें तो वैसे ही ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल ध्रुव जी, यही तो मूल बात ही आपने कह दी। अगर आपने देखिए चैतन्य चरितामृत पढ़ा हो, इसमें जी। एक है श्लोक कि जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। हमारी जो जीवात्मा का स्वरूप है ना, वो कृष्ण का, जो ईश्वर का, शक्ति का नित्य दास है। मतलब ये स्वभाव से ही है। अगर आप ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं होगे, उनकी दासता आप नहीं लोगे, तो आप किसी न और की दासता स्वीकार करोगे। राइट। आप अपने लव वन की दासता स्वीकार करोगे, उनकी 50 चीज़ें, अगर वो टॉर्चर भी कर रहे हैं तब भी, क्योंकि हमारा तो स्वभाव ही है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर ये चीज़ लोग समझ लें ना, तो उनके जीवन में दुःख आएगा ही नहीं। क्योंकि एक बार आपको पता है कि हमारी आत्मा का ये स्वभाव है, हमें तो करनी है, किसी की गुलामी करनी है, तो आप पहले ईश्वर की कर लो ना गुलामी। तो इस तरह से अगर अगर आप नहीं करोगे, तो दुनिया वाले आपको अपना गुलाम बनाएँगे, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे। तो हमेशा इंद्रियों का जो स्वभाव है, वो है ईश्वर। तो हमेशा एक कनेक्टिविटी, एक ईश्वर जो आपकी इष्ट हो। और इष्ट देखिए बनाए नहीं जाते, वो दिल से, आपका दिल आपको ही बता देता है कि कौन से इष्ट हैं, है ना? मैम हर दिन, हुँ। हर ग्रह, हाँ। हर ग्रह का अलग उपाय, हर ग्रह का अलग प्रभु। सवाल ये है कि क्या अलग-अलग भगवान की पूजा करनी ज़रूरी है? हर दिन के हिसाब से कोई कहता है सोमवार है,
शिव जी की पूजा करो, मंगलवार है हनुमान जी की पूजा करो, ऐसे ही शनिवार है तो शनि देवता की पूजा करो। बिल्कुल। देखिए क्या ये जरूर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बॉडी चेकअप कराते हैं, जी डेफिशिएंसीज आती हैं, विटामिन जी डी की आ गई, जी है ना, आयरन की आ गई, विटामिन सी की आ गई, तो सबके सप्लीमेंट्स लिख देते हैं ना डॉक्टर, राइट और सारे सप्लीमेंट्स आपको लेने पड़ते हैं। बिल्कुल एक मल्टीविटामिन लिख देते हैं, हम्म ठीक है? तो इसी तरह हमारे ईश्वर क्या है, जब आपको जिस ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, अगर आप उस ग्रह का उपाय करते हैं, देखिए उसमें इतनी ज़्यादा ना आस्था नहीं निहित होती है, लेकिन मल्टीविटामिन कौन है? हमारे इष्ट, हमारे जो आपके शिव हो, कृष्ण हो, माँ दुर्गा हो, अगर आप नित्य रूप से उन पे समर्पित हैं, उनकी पूजा, उनके नाम का जप करते हैं, तो मुझे तो लगता है ज़रूरत भी नहीं है किसी उपाय की, क्योंकि सारे ग्रह उनमें समाहित हैं। लेकिन लोग वो नहीं करना चाहेंगे। अगर हम बोल दें कि आप 2 माला करिए बैठ के ओम नमः शिवाय की, वो नहीं करते हैं। तो जब जैसे आपको सूर्य से प्रॉब्लम है, आप अपने पिता की सेवा कीजिए, आप अपने पिता की रिस्पेक्ट कीजिए। कुछ उपाय ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बृहद तरीके से उसका करें, बहुत छोटे-छोटे उपाय होते हैं। आप सूर्य को जल दीजिए, बड़ा ये आपकी दैनिक दिनचर्या में कुछ ऐसे काम होते हैं जिससे आपके 9 के 9 ग्रह, अगर आप माता के पैर छूते हैं या माता की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, तो आपका चंद्रमा बलवान है। भाई-बहनों के साथ अच्छे से रहिए, आपका मंगल बलवान है, ठीक है? बुध के लिए आप अपनी मौसी, बुआ, जो जनरली लोग करते हैं फैमिली में, ऐसा अलग से कुछ नहीं है। इतना जो बड़ा बना दिया गया है ना कि भई ये ग्रह खराब है तो इतने बड़े-बड़े, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत छोटे-छोटे उपायों से आपके 9 ग्रह मजबूत होते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ, अगर आप अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं, आपने किसी मंत्र की दीक्षा ली है, नहीं ली है, फिर भी आप किसी मंत्र का नियमित जाप करते हैं, आपको कोई ग्रह दिक्कत देगा ही नहीं। ये बिल्कुल सही बात है। ऑन दी अदर हैंड ये भी कहा जाता है कि हम देखते हैं, लोग कहते हैं आज ट्यूसडे, आज हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, आज थर्सडे, आज भी हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, और सैटरडे हम नहीं खाएंगे। बिल्कुल। फिर बाकी दिनों में क्या? बाकी दिनों में खा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा क्यों है कि मतलब धारणा बना रखी है एक धारणा मन बना में। रखी है, वो अपने मन के लिए धारणा बना रखी है। देखिए आपको कुछ करना है तो आपने खुद ही उसको अपने हिसाब से कर ली चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको नहीं खाना है तो नहीं खाना है। लेकिन चलिए, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, है ना? आप कम से कम वीक में 3 दिन तो नहीं खा रहे हैं, उतना तो फ़ायदा है ना? लेकिन कायदे से इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप बुधवार को खा रहे हैं तो भी तो आपके लिए गलत ही है ना? तो क्या सिर्फ भगवान की पूजा करने से आपके जितने भी प्लैनेटरी दोष हैं वो कम हो सकते हैं? भगवान की पूजा करना और भगवान में आस्था, विश्वास, प्रेम रखना, दोनों में बड़ा अंतर है। पूजा तो एक क्रिया है, ठीक है ना? आप पूजा करते हैं एक नियमित क्रिया की तरह से, आपने आए दीपक जलाया, आपने स्तुति पढ़ी। लेकिन एक जब आप आंतरिक आत्मिक रूप से अगर आत्मा परमात्मा का एक ईश्वर पे छोड़ दिया आपने, जैसे हम अपने पिता पर भरोसा करते हैं कि वो हमें हर जगह बचाएंगे ही बचाएंगे, जब ध्रुव जी वो भरोसा आ जाता है ना ईश्वर के ऊपर कि हमें वो परेशान कभी होने ही नहीं देंगे, तो सारे ग्रहों की स्थिति ठीक हो जाती है। तो दोनों में बहुत अंतर है। ज़रूरी नहीं कि आप 4 घंटे पूजा कर रहे हैं और आपको ग्रह परेशान न करें। लेकिन आपको विश्वास लाना पड़ेगा, है ना? कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, तुलसीदास जी ने कहा है। तो इस तरह से वो श्रद्धा विश्वास के ही रूप हैं, और ऐसा ये बिल्कुल सत्य है कि अगर हम उन पर भरोसा करते हैं, अपने जीवन को उन पर समर्पित करते हैं, तो वो हमेशा साथ देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में पुण्य और पाप का क्या कॉन्सेप्ट है, और कैसे पता चलेगा कि एक इंसान इस जन्म में बिल्कुल अपने पास्ट के पापों का पश्चाताप कर रहा है या उसका भुगतान कर रहा है? देखिए, पता चलने की अगर बात कीजिए तो हमारा जो हॉरोस्कोप होता है उसमें हमारा पंचम भाव होता है, 5th हाउस, जो कि हमें रिलेट करता है हमारे प्रारब्ध पूर्व जन्म से। उसमें जो ग्रह होते हैं, जो राशियां होती हैं, जिन राशियों की उस पर दृष्टि होती है, उससे कहीं ना कहीं हमें अपना पूर्व जन्म पता लगता है कि ये हमने पाप किया है या पुण्य किया है। अगर अच्छे ग्रह हैं उसमें पंचम भाव में, तो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा प्रारब्ध लेकर आए हो। पाप पुण्य की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है, ठीक है? एक ही कर्म आपके लिए पाप हो सकता है मेरे लिए वो पुण्य हो, ठीक है ना? कोई भी एक कर्म, तो उसकी अलग अलग परिभाषा है। आप किस जगह पर रह रहे हैं, आपकी देश काल परिस्थिति पे भी निर्भर करता है, ठीक है? अब यहाँ नॉनवेज खाना ठीक है, पाप है, लेकिन हो सकता है आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपको अवेलेबल ही नहीं है फूड कुछ भी, तो अगर आप वहाँ नॉनवेज खा रहे हैं तो वो आपके लिए पाप नहीं है, ठीक है ना? कोई भी सबसे बड़ा पाप आज की अगर हम देखें तो समय में किसी को दुख पहुंचाना, है ना? किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी के हृदय को कष्ट देना, निंदा करना, और सबसे बड़ी बात बेईमानी करना। मुझे लगता है ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसकी कहीं कोई माफी होती नहीं है, ठीक है? तो आप ईमानदार रहिए, किसी के साथ कभी विश्वासघात मत कीजिए और अननेसेसरी किसी की निंदा मत कीजिए। कहीं ना कहीं आपकी बात से मुझे याद आता है, दलाई लामा जी ने एक जगह पे कहा था, ही वाज हैविंग डिनर विद द यूएस प्रेसिडेंट आई थिंक, और उन्होंने कहा था कि
यू कैन सर्व मी नॉनवेज, मैं एक तिब्बतन मॉन्क हूँ और मैं नॉनवेज का सेवन करता हूँ, हाँ, तो बिल्कुल। जगह के हिसाब से भी बिल्कुल, बिल्कुल, यही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि एक ही कर्म किसी के लिए पाप है, किसी के लिए पुण्य है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपके धर्म में जो चीज़ें मान्य हो सकता है, हमारे धर्म में मान्य नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका धर्म गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है? और धर्म तो देखिए जीवन शैली है ना? इसको लोग ईश्वर से और इन चीज़ों से जोड़ते हैं, लेकिन धर्म तो एक जीवन शैली है। बचपन से ही बताते हैं ना, हमारे पेरेंट्स बचपन में ही कि धर्म के अनुसार कार्य करो, तो जी, सबका धर्म भी तो अलग-अलग है ना? राइट। तो ऐसा नहीं, एक मानव धर्म का आप पालन कीजिए, वही सबसे बड़ा धर्म है। क्या किसी की कुंडली में लिखा हुआ भाग्य चेंज किया जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? भावी मेट सके त्रिपुरारी, सिर्फ शिव जी के पास ये शक्ति है, जो लिखा हुआ, जो माथे पर लिखी हुई लकीरें हैं, वो मिटा सकते हैं। सिर्फ महादेव जी को, और किसी को ये शक्ति प्राप्त नहीं है। कहते हैं ना, भगवान शिव में आस्था है अगर, भगवान शिव की अगर आप पूजा आराधना करते हैं, तो वो आपका लिखा हुआ, आपकी तकदीर, आपका भाग्य बदल सकते हैं। अदरवाइज़ भाग्य का लेखा कभी मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन अच्छे कर्म से, है ना? जैसे क्या होता है, प्रिज़नर्स होते हैं ना, जब अच्छे कर्म करते हैं वो, तो उनकी सज़ा कम कर देते हैं ना, उनको छोड़ देते हैं, 10 साल की सज़ा 5 साल में ही उनको रिहा कर देते हैं। जी। तो ऐसे ही है, ये भी तो एक समाज में क्या है, जो आपने जैसे कर्म किए, आपकी जेल ही तो है ये। आप अपने कर्मों का ही तो भुगतान कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छे कर्म निरंतर कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका जो ईश्वर ने लिखा है, उसमें वो सज़ा में कमी कर दें। तो ये तो सिर्फ़ उनके हाथ में है। हम क्या एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करके, या कोई ऐसा उपाय है एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिससे हम अपनी किस्मत बदल पाएं? जिससे हम अपनी किस्मत बदल जी। पाएँ। बिल्कुल, देखिए, जो आपको चाहिए ना, वो आप देना शुरू कर दीजिए। ओके। एकमात्र उपाय है, जो देता है वही देव है। देवता क्या होते हैं? जो देव है वो देव है। आप देना शुरू कर दीजिए। आपको धन चाहिए, आप मदद करना शुरू कर दीजिए ज़रूरतमंदों की। आपको प्यार चाहिए, आप प्यार बाँटना शुरू कर दीजिए। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप मेडिसिन दान करिए, जो नहीं इलाज कर पा रहे हैं उनका करिए। आपको जो कुछ चाहिए, ये जो है ना, ये मृत्यु लोक है, और यहाँ पे सब कुछ आपके कर्मों के आधार पर निर्धारित है। अच्छे कर्म आप करेंगे तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की भी ज़रूरत नहीं है। सही बात तो ये है। अगर आप कोई बुरे कर्म नहीं करते हैं, आपकी कुंडली में चाहे कितने नीच के ग्रह बैठे हों, मैंने ऐसा बहुत बार देखा, और मैं सरप्राइज़ रही कि 5-5 ग्रह नीच के, और वो व्यक्ति कितना अच्छा सर्वाइव कर रहा है, मतलब तरक्की कर रहा है, दिन दूनी रात चौगनी। और किसी-किसी में राजयोग है, प्रबल राजयोग, और वो रिक्शा चला रहा है। कर्म निर्धारित करते हैं, बहुत ज़्यादा निर्धारित करते हैं। तो भाग्य, हाँ, आप अपने कर्मों से बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि ये रेखाएँ बदलती हैं ना, हर 3 महीने पे आपके हाथ की रेखाएँ बदलती हैं। तो जो आपका लिखा है हॉरोस्कोप में, वो तो चलिए ठीक है, लेकिन आपने कर्म किए, तो रेखाएँ बदली ना आपके हाथ की, तो बिल्कुल आप बदल सकते हैं। मैम, ग्रहों के उपाय में 2 रास्ते दिखाए जाते हैं, ज़्यादातर लोग जो हमने सुना है, हाँ जी। कि कुछ लोग कहते हैं आप रत्न धारण कर लो, उससे भी आपके ग्रह के उपाय होते हैं। और बिल्कुल। जैसे आपने बताया, दान करने से हाँ, बड़ा तो कोई उपाय है ही नहीं। बिल्कुल। तो दोनों में से कौन-सा ज़्यादा पावरफुल है? क्या रत्न धारण करना ज़्यादा पावरफुल है, या दान करना ज़्यादा पावरफुल है? ध्रुव जी, दोनों पावरफुल है, लेकिन दोनों बिल्कुल अपोजिट है ना। आप रत्न उस ग्रह का धारण करेंगे जिसको आपको एनहेंस करना है, बढ़ाना है, जिसकी लाइफ में आपको ज़रूरत है, ठीक है? लेकिन दान आप उसका करेंगे जो आपको नहीं चाहिए। अगर नीच का शनि बैठा है, तो आप काली चीज़ों का दान शुरू कर देंगे, आप नीलम नहीं पहनेंगे कभी भी। तो अपनी जगह दोनों ही बहुत पावरफुल है, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है, कुंडली जब विश्लेषण आप करवाइए, तो कि कौन-सा ग्रह आपका नीच का है, कौन-सा आपको गलत रिज़ल्ट दे रहा है। कोई ग्रह आपको खराब रिज़ल्ट दे रहा है, आप उसका रत्न धारण नहीं कर सकते। तो दोनों ही उपाय बहुत अच्छे हैं। डिपेंड करता है आपकी जन्म पत्री पे, ग्रहों की स्थिति पर। हम अपने जन्म पत्री की बात करी, तो क्या बिना कुंडली के भी एस्ट्रोलॉजिकल उपाय किए जा सकते हैं? बिल्कुल, पहले तो देखिए, बहुत जो अभी भी जो बुजुर्ग लोग आते हैं, उनकी जन्म तिथि कहीं लिखी ही नहीं होती है। तो एस्ट्रोलॉजी तो एक ऐसा ज्ञान है, आपको देखकर ही आपका भविष्य बता दिया जाता है ना? माथे की लकीरों पे लिखा होता है, हाथ की लकीरें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, न्यूमरोलॉजी, अब तो इतनी विधाएँ हैं, ठीक है? लेकिन ये विधाएँ तो अभी नई-नई आई हैं, कि टैरो हो गया, रमल हो गया। हमारे पुराने समय में तो 2 ही चीज़ें थी, या तो हस्तरेखा या कुंडली विश्लेषण। तो आज भी वो बहुत मायने रखती हैं। अगर आपकी जन्म तिथि, जन्म पत्री नहीं है, तो हाथ देखकर आप पूरा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बट क्या बिना एग्जैक्ट डेट और टाइम के भी कुंडली बनाई जा सकती है किसी इंसान की? हाँ, बिल्कुल बनाई जा कैसे? सकती है। वो एक अलग विद्या होती है, उसको सीखना होता है। आपकी जो लाइफ के इंसिडेंट हैं, वो जैसे मैं आपसे पूछती हूँ, भई आपकी एजुकेशन कब हुई, मैरिज कब हुई, संतान कब हुआ, इस तरह के इंसिडेंट को हम एक कोरिलेट करके, और आपको देख कर कि भई आपका लगन क्या होना चाहिए, ठीक है ना? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कुंडली में कि अगर कोशिश की जाए तो आराम से कुंडली बन जाती है। मतलब ये कि बिना डेट ऑफ बर्थ हाँ, बिल्कुल बन पता जाती है।
हो किसी को, उसके भी भविष्य जाना जा सकता है। बहुत आराम से जाना जा सकता है। हम अगर जन्म का समय ना हो, मतलब कहीं ना कुछ तो कोरिलेशन है ना। बिल्कुल। अगर जन्म का समय भी ना हो, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, हाँ, वही बात मैं कह रही हूँ कि वो निकल जाती हैं चीजें। आप इसीलिए तो ज्योतिषी के पास जाते हैं ना, अगर नहीं है समय। लेकिन आपका जो आपकी लाइफ के इंसिडेंट है, जो जिस दिन आप पैदा हुए, जन्म तिथि है, जी पहले तो पंचांग में हम वो डेट निकालेंगे, जी ठीक है। फिर आपकी लाइफ के इंसिडेंट देखेंगे कि हाँ। आपकी पढ़ाई कैसी हुई, क्या हुई, ठीक है। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी को स्टडी करनी पड़ती है, तो जन्म तिथि भी निकल आती है। इतना भी पता हो लोगों को कि सुबह जन्म हुआ, शाम को तो भी चीजें आ जाती हैं। सूर्य की स्थिति पर सुबह 6 बजे आपका जन्म है तो आपके लगन में सूर्य आएंगे, 8 बजे जन्म है तो दूसरे भाव में सूर्य आएंगे, है ना। ऐसे कर करके ये तो बहुत ऐसी विद्या है कि अगर आपने इसकी प्रॉपर स्टडी कर ली तो प्रॉपर एक एक चीज निकल के आ इवन जाती दशा है। और महादशा भी पता कर सकते हैं। दशा महादशा भी पता कर सकते हैं, वो भी आपकी लाइफ में अभी क्या घटित हो रहा है, लेकिन उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो जाता है। कहीं ना कहीं हाँ एक्यूरेसी की हाँ, इश्यूज कहीं ना आ कहीं, सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी हस्तरेखाएं, आपका एक जो फेस रीडिंग हो गया और आपकी लाइफ की घटनाएं, उससे पता लग जाता है कि आप क्या फेस कर रहे हैं इस समय। अगर आप लगातार जिस समस्या को फेस कर रहे हैं तो वो रिलेट हो जाती है कि किस ग्रह से रिलेटेड है। क्या नाम के बेसिस पे भी कुंडली का एनालिसिस किया जा सकता है? वो एक अलग तरीका है, नाम के भी बेस पे किया जाता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली के आधारित नाम रखा गया है नक्षत्र के अनुसार, तभी तो कर सकते हैं। अगर आपको अपनी जन्मतिथि नहीं पता, आपका नाम ऐसे ही रख दिया गया है ना। एक तो होता है कि जन्म पत्री में देखकर नक्षत्र के अकॉर्डिंग हम नाम रखते हैं, तब तो पता किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका नाम ऐसे ही रख दिया गया है तो फिर उसका एक अलग तरीका होता है। हम नाम के बेसिस पे अगर हम जब प्रेडिक्शंस करते हैं तो कितनी एक्यूरेट होती हैं? डिपेंड करता है कि नाम आपका कुंडली के आधार पे रखा गया है या वैसे ही रखा अगर गया कुंडली है, के आधार पे है तो फिर बिल्कुल एक्यूरेट होती है। फिर तो राशि आपका और राशि अगर नाम है, कुंडली के आपकी आधार तुला पे राशि है, आपका उस राशि के हिसाब से आपका प्रेडिक्शन हो जाता और है। अगर कुंडली के आधार पे नहीं है तो कितने % एक्यूरेसी आ सकती है? तो भी देखिए, जिस नाम से आपको पुकारा जा रहा है ना जी। इतने वर्षों से, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। मैंने देखा है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, 50% एक्यूरेसी निकाली जा सकती है। आप मैम प्रेडिक्शंस भी करते हैं, 2025 के लिए आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है 2025 में? क्योंकि मंगल और सूर्य का प्रभाव रहेगा, और तो आपको बस अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल करना है। 2025 में ऐसी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो आपने कभी एक्सपेक्टेशन की नहीं होगी कि यार ऐसा भी हो सकता है। और आप देख भी रहे होंगे अभी जो डेली न्यूज़ कुछ ना कुछ आ रही है, लोग एकदम डिप्रेशन में जाएंगे। अभी देखिए, कल ही चैनल पे थी मैं, ये KIIT यूनिवर्सिटी की एक बच्ची ने जी सुसाइड जी कर ली। नेपाल का जो केस चल हाँ, रहा है। नेपाली बच्ची ने। ये तो रोज ही इस तरह की चीजें, क्योंकि बच्चे जी। ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। मेंटली पोजीशन बहुत खराब है इस वर्ष, और भी ज्यादा, क्योंकि शनि गुरु का ट्रांजिट है। राहु भी देखिए अभी मीन से कुंभ में आ जाएंगे 14 मई के बाद। तो जब कुंभ में अभी भी साथ में शनि और राहु का जो बन रहा है वो भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये ना मानसिक आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या एक्शन लेना है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो किसी ने उम्मीद ही नहीं की होगी। इवन आप अभी रणवीर लावलिया का केस देख मैं लीजिए। पूछने ही वाला था आपसे हाँ, कि अब उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या लग रहा है आपको कि आगे उनका किस तरीके से रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो राहत दे दी है, राहत तो दे कहीं दी ना है, कहीं लेकिन ग्रहों में कुछ बदलाव आया है। यही ग्रहों की यही स्थिति है ना। देखिए, एक व्यक्ति जिससे आपको उम्मीद नहीं थी किस तरह के बयान की, तो यही ग्रह यही करवा देते हैं आपसे। इसीलिए अपने वाणी पर हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए, हमेशा एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। और मैं बार बार कहती हूँ कि भाई, आप ईश्वर के प्रति चाहे 2 मिनट ही समर्पित होइए, तो इस तरह की घटनाएं नहीं आएंगी। बहुत सोचिए। अब जब आप देखिए, सक्सेस पाना आसान है, सक्सेस को मेंटेन करना ना बड़ा बहुत टफ मुश्किल है। राइट। आप सक्सेस तो पा लेंगे मेहनत करके, लेकिन उसको कैसे मेंटेन करेंगे? यही हो रहा है। जब आप जैसे होता है ना कि लोग एकदम अहंकार में आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो अभी भविष्य उनका मुझे बहुत करीब 2.5-3 साल तो कोई ऐसी बहुत कुछ अच्छा नहीं नज़र आ रहा है अभी। ओके। हम 2025 में ऐसा क्या होने वाला है, ऐसे क्या चीजें होने वाली हैं जनरली, वैसी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स ऐसे क्या होने वाले हैं जो लोगों को और पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर सकते पूरे हैं? वर्ल्ड को हिला देंगे बहुत। इस वर्ष तो ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हैं। कुछ ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है वो बहुत ज़्यादा है, इवन जनवरी से ही हो रहा है। और अभी जो मेजर देखिए, जो धीमे चलने वाली राशियां हैं हम उनको कंसीडर करते हैं। ऐसे तो जो राशियां ग्रह परिवर्तन कर रही हैं 1 महीने में, 45 दिन में, 30 दिन में, तो उनका इतना इफेक्ट हम नहीं लेते हैं। लेकिन जो जुपिटर और हमारा सैटर्न, शनि और गुरु का जो ट्रांजिट है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वर्ल्ड के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी, सभी के ऊपर। तो अभी जो मेजर हो रहा है वो 29 मार्च से शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि Okay. अभी कुंभ राशि में थे 2.5 साल से, और अब मार्च के बाद वो मीन राशि में गोचर करेंगे। तो उसका देखिए, आपकी जन्म पत्री में शनि की क्या स्थिति है, मीन राशि की क्या स्थिति है। अगर आप मीन राशि के हैं तो आपकी 7.5 चल रही है।
अगर आप कुंभ राशि के हैं तो भी आपकी 7.5 चल रही है। मेजर जो प्रभाव पड़ेगा वो 3 राशियों पे पड़ेगा, कुंभ, मीन और मेष, क्योंकि मेष की 7.5 शुरू हो जाएगी और मकर राशि वाले सबसे फायदे में रहने वाले हैं क्योंकि उनकी 7.5 खत्म हो रही है। तो उनके जीवन में जो अभी तक स्ट्रगल चल रहा था, बहुत परेशानियां, वो कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी। मेष वालों की शुरू होने वाली है। तो दूसरा ग्रह प्रभाव डालता है वो है गुरु। तो गुरु अभी वृष राशि में चल रहे हैं, 4 फरवरी से वो मार्गी हो गए हैं। तो मार्गी होने के बाद देखिए, गुरु एक ऐसा ग्रह है ना जो कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते। हम कहते हैं ना, हमारे गुरु मेंटोर, वो कभी भी हमें गलत रिजल्ट नहीं देते। एक बार कुछ स्थिति ऐसी होती है कि वो न्यूट्रल हो जाएंगे बट नेगेटिव नहीं होते। तो गुरु अभी अतिचारी अवस्था में, अतिचारी मतलब बहुत तेज चल रहे हैं, क्योंकि अभी वो 14 मई के बाद मिथुन राशि में आ रहे हैं। फिर अक्टूबर में वो आ जाएंगे कर्क में, बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे। दिसंबर में फिर वो वक्री होकर मिथुन में आएंगे। तो ये जो उनकी अवस्था है ना, बार बार वक्री होना, मार्गी होना, इसका प्रभाव देश पर बहुत पड़ने वाला है। कैसे? इसका प्रभाव जब भी गुरु अतिचारी अवस्था में होते हैं तो एक तो प्राकृतिक चीजों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस वर्ष जो मार्च से शुरू हो रहा है हमारा हिंदी नववर्ष, उसके राजा सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। और न्यूमरोलॉजी से देखें तो मंगल है। और लास्ट ईयर भी अभी अप्रैल तक तो हमारा देखिए 2024 ही कंसीडर हो रहा है, हिंदी नववर्ष की बात कर रही हूँ, तो मंगल है। दोनों ही अग्नि प्रधान ग्रह हैं, फायर एलिमेंट। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड में इतनी घटनाएं, एक्सीडेंट, भूकंप, जल का बहुत ज्यादा होगा, जल भराव या बहुत ज्यादा बाढ़ आना, भूस्खलन का सबसे ज्यादा, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं भूमि का कारक होता है। पॉलिटिकल इशू, क्योंकि गुरु अतिचारी है, तो देशों में, हर देश में आपको कुछ ना कुछ पॉलिटिकल उठापटक, उथल पुथल आपको मिलनी ही मिलनी है। कभी कहीं ना कहीं हो सकता है सत्ता ही परिवर्तन हो जाए, ठीक है, क्रांति हो जाए एक तरह से। तो इस तरह की चीजें ये पूरे 2025 में गुरु और शनि की वजह से होनी है। मेंटली लोगों की स्थिति बड़ी खराब रहने वाली है। डिवोर्स रेट आप देखिएगा इस वर्ष सबसे ज्यादा होने वाले हैं, ब्रेकअप होने वाले हैं, इस तरह की चीजें, क्योंकि आपको ना दोनों अग्नि प्रधान, अब फायर एलिमेंट आपके अंदर है तो आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को, बैलेंस नहीं है, एकदम से एग्रेसिव हो जाना, गुस्से में चीजें बहुत खराब होंगी, लोगों की जॉब जा सकती है। तो इस वर्ष तो ये कि आप जितना ठंडे दिमाग से पेशेंस रख के रहेंगे तो ये वर्ष अच्छा जाएगा। अदरवाइज बहुत अच्छा प्रेडिक्शन इस वर्ष के लिए नहीं है हमारे पास। इंडिया की ग्रोथ के बारे में क्या कहना चाहोगे? 2025 इंडिया की ग्रोथ के लिए कैसा होने वाला है? इंडिया की ग्रोथ के लिए आपको सही बताऊं तो एक मीडियम रहेगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ भी नहीं नजर आ रही है, बहुत उथल पुथल रहने वाली है। और अभी देखिए जून के आसपास मुझे लगता है काफी बड़ा कुछ परिवर्तन भी होगा, ठीक है। जैसे कि हो सकता है सत्ता में कुछ चेंजेस मिले, है ना, क्योंकि मोदी जी की भी मंगल की दशा चल रही है, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको मिलेगा। पॉलिटिकल ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। और बाकी तो देश में भी बहुत राहत वाली कोई खबर इस वर्ष नहीं होने वाली है। शेयर मार्केट ऊपर नीचे, सोना लाख से पार जाने वाला है, महंगाई बहुत बढ़ने वाली है। तो इस वर्ष एक चीज अच्छी है बस, क्योंकि सूर्य का वर्ष है तो लोग आत्मचिंतन करेंगे अपनी तरक्की के लिए, अपने लिए, कहते हैं ना चमकने का वर्ष। तो आप इस वर्ष क्या करेंगे कि अपने पर ध्यान, लोग स्वयं पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे और अपने लक्ष्य को अचीव करने के पीछे कुछ काम करेंगे। और हो सकता है बुजुर्गों के लिए कुछ अच्छा हो, क्योंकि सूर्य का वर्ष है, तो जो वृद्धाश्रम है इन चीजों में थोड़ी गिरावट आए, लोग अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें, ये एक अच्छी उम्मीद है। 2025 में कौन से ज़ोडिएक साइंस हैं जिनमें बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे? देखिए, वृश्चिक राशि वालों की ढैया समाप्त हो रही है, तो उसमें कुछ अच्छे चेंजेस, वो कुछ अपना जो बहुत टाइम से सोच रहे थे, कोई प्लानिंग थी घर लेना या कोई जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, तो उनको अच्छे चेंज मिलेंगे इस टाइम पे। और दूसरा, धनु राशि और सिंह राशि के लोगों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ढैया शुरू हो जाएगी। तो जब भी देखिए शनि की ना 7.5 से ज्यादा खतरनाक कहीं ना कहीं ढैया होती है, तो उनको अपने हेल्थ का बड़ा ध्यान रखना है। और दूसरे ना धनु राशि वालों को कि इस तरह की, जैसे कोई ब्लेम लग जाना, एलिगेशन लग जाना, कोई कानूनी समस्या में फंस जाना, ये बड़ा ध्यान रखने की चीजें हैं। अच्छी राशियों की बात करें तो मकर राशि बहुत अच्छी है इस टाइम पे, क्योंकि उनकी सारी समस्याएं दूर हो रही हैं, 7.5 उतर रही है। और दूसरी राशि कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा है, तुला राशि के लिए बहुत अच्छा है। कन्या, तुला, मकर और मेष, इन 4 राशियों के लिए काफी अच्छा है। मैम, हर ज़ोडिएक साइन के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं जिनके बारे में आपने बताया कि इन लोगों को सावधान रहना है? हाँ, अगर हम 12 राशियों की बात करें तो देखिए, एक तो होता है कि एक ऐसा उपाय होता है यूनिवर्सल कि भाई मंगल का वर्ष है, सूर्य का वर्ष है, तो आप 1-2 उपाय, हनुमान जी के मंदिर जाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये छोटे छोटे उपाय आप करते रहिए,
ठीक है ना। और राशियों के हिसाब से बात करें तो मेष राशि है। अब मेष राशि वाले, अभी देखिए शिवरात्रि आने वाली है ना, तो भगवान शिव को प्रसन्न कर लीजिए। अगर आप अपनी राशियों के अनुसार अभिषेक करते हैं, जैसे आप गंगा जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अभिषेक करें अगर मेष राशि के लोग, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। वृष राशि के लोग को कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही साथ उनको ना अपना चंद्रमा ठीक करने के लिए अपनी माता की सेवा करनी चाहिए वृष राशि वालों के लिए। मिथुन राशि के लोगों को, ये जो थर्ड जेंडर होते हैं, किन्नर समाज है हमारा, तो कोशिश करें कि उनकी हमेशा हेल्प करें, सहायता करें किसी न किसी तरीके से। और अगर उनको पूजा करनी है, भगवान शिव का अभिषेक करना है, तो दूर्वा मिलाकर जल से अभिषेक करें शिवरात्रि पर खास तौर से। नहीं होता है तो किसी भी सोमवार के दिन। कर्क राशि वाले लोग बड़े इमोशनल होते हैं, तो इनको क्या करना है कि इनको हमेशा जब भी ये, या तो पानी, देखिए जल रखा हुआ है तो मुझे ध्यान, जब भी ये पानी पिए ना, इनको पानी वेस्ट नहीं करना है। कर्क राशि वालों को एक खास उपाय है अपने इमोशंस को बैलेंस रखने के लिए, चाहे वो पीने का पानी हो, नहाने का पानी हो, उसको अगर वो वेस्ट नहीं करते हैं तो वो ठीक रहेंगे। कर्क राशि के बाद सिंह राशि के लोग आते हैं। सिंह राशि वाले लोगों को भगवान सूर्य को जब जल दें तो थोड़ा सा उसमें गुड़ और थोड़ा सा ना 2-3 दाने अक्षत के मिला के जल देना शुरू करें। भाग्योन्नति के लिए बता रही हूँ मैं। कर्क राशि के बाद हमारी छठी राशि कन्या राशि आती है। कन्या राशि वाले लोग भी ना बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं लाइफ में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेके परेशान रहते हैं। तो इनको एक बहुत अच्छा इनका उपाय है कि अगर ये जब भी ना अपने रूम में या अपने मंदिर में कपूर में 2 लौंग जला के इनको हमेशा जलाना चाहिए अपने आसपास। अपने जब भी ये सोने जाएं तो कपूर जलाकर रख लें, तो इस तरह से इनकी जो मानसिक स्थिति है वो भी ठीक रहेगी। और भगवान शिव का अभिषेक गन्ने के रस से करते हैं तो बहुत अच्छा इनका रहने वाला है। तुला राशि के लोग हैं, तुला राशि के लोगों को इत्र का दान करना चाहिए। अगर वो इत्र दान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और भगवान शिव पर भी अगर वो इत्र से अभिषेक करते हैं उनका, तो उनकी भाग्योन्नति के लिए अच्छा है। वृश्चिक राशि के लोग बड़े ना अपनी सीक्रेट बड़ा छुपा के रखते हैं, शेयर नहीं करते, तो कभी कभी मानसिक अवसाद के शिकार हो जाते हैं ये लोग, क्योंकि बातें शेयर नहीं करते हैं। तो करनी चाहिए इनको। और इनको भगवान शिव का अभिषेक जो करना है वो पंचामृत से, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, जल हो गया, शहद और थोड़ी सी चीनी या बूरा मिला के उससे ही अभिषेक करें, इससे उनकी स्थिति ठीक रहेगी। और हमेशा एक ना जैसे कबूतर या पक्षियों को ये अगर थोड़ा बाजरा या कुछ इस तरह की चीज़ें खिलाते रहें तो अच्छा रहेगा इनके लिए। धनु राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो गुरु होते हैं, जुपिटर होते हैं, तो इनको कभी भी ना संत महात्माओं की निंदा नहीं करनी चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि चलो स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है, किसी के बारे में लोग बात कर रहे हैं तो आप भी शरीक हो गए, आप अपना जुपिटर खराब कर लेंगे, तो उनको ये बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा माथे पर चंदन का तिलक लगा के रखें, चंदन या हल्दी मिक्स करके। धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, एक तरह से मोहिनी तिलक है। अगर ये चंदन और हल्दी मिलाकर लगाते हैं और किसी काम से बाहर जा रहे हैं तो इनका वो काम पूरा होने की संभावना 100% हो जाएगी। मकर राशि के लोग, अभी मैंने बताया कि उनकी 7.5 खत्म हो रही है जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाएं, है ना जी। मकर राशि के लॉर्ड शनिदेव हैं, तो इनको मजदूर वर्ग की सेवा करनी चाहिए, दलित वर्ग की, जो पिछड़ा वर्ग है या जो रिक्शे वाले हैं, इस तरह के लोग जो मेहनत करने वाले लोग हैं, अगर इनको ये एवरी सैटरडे कुछ इनकी हेल्प करते हैं, इवन कुछ भी चीज़ें भोजन करा देते हैं, समोसे खिला देते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है इनके लिए। मकर के बाद कुंभ राशि आ रही है। कुंभ राशि वालों की भी 7.5 चल रही है, तो उनको खास तौर से ध्यान रखना है। एक तो सबसे 7.5 का एक बड़ा अच्छा उपाय होता है कि अगर आप सुबह उठते हैं ना, क्योंकि सूर्योदय के समय अगर आप उठते हैं तो आपको शनिदेव परेशान नहीं करते, क्योंकि सूर्य उनके पिता है ना, तो ये एक बड़ा सिंपल सा उपाय होता है। दूसरा, काली चीज़ों का इनको दान करना चाहिए, क्योंकि इनके लिए अभी समय बहुत अच्छा नहीं कह सकते, तो इनको एवरी सैटरडे काली उड़द की दाल हो गई, तिल हो गया, भगवान शिव का अभिषेक ये करें तो थोड़ा सा तिल मिला के करें, या सरसों के तेल से अभिषेक कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। काले चीटों को अगर ये जैसे होता है ना भुना हुआ आटा चीनी मिलाकर, या पार्ले के बिस्किट रख लें, उसको पाउडर बना के और वो मतलब खिलाना शुरू कर दें, तो कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा उपाय है। मीन राशि के जातक के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं बोल सकते, हालांकि 27 जनवरी से उनकी राशि में शुक्र है तो मालव्य योग बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं से धन तो आ रहा है मीन राशि वालों के पास, लेकिन 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, जो कि हमारा थोड़ा कहीं ना कहीं हृदय को प्रभावित करता है। तो कुछ ऐसी घटनाएं जिसकी वजह से ये विषाद में जा सकते हैं, अवसाद में जा सकते हैं, निराश हो सकते हैं, इस तरह की घटनाएं इनके जीवन में आ सकती हैं। तो इनको भी
इनको भगवान विष्णु की पूजा है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या भगवान कृष्ण की पूजा करें, बहुत अच्छा है इनके लिए। किसी भी मंदिर में अगर ये दान करते हैं, अगर ये किसी भी चीज़ का, मंदिर में जो भी आवश्यकता की चीज़ है उसका अगर ये दान करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है। हम लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी को लाने के लिए, हाँ। अट्रैक्ट करने के लिए कौन से सिंपल और पॉजिटिव, सिंपल और पावरफुल उपाय कर सकते हैं? पॉजिटिव एनर्जी को लाने Yes. के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी डिक्शनरी से नेगेटिव वर्ड को डिलीट कर दीजिए। आपको पता ही नहीं नेगेटिविटी होती क्या है, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। अगर हम किसी से बार बार बोले ना पॉजिटिव रहो, तो वो नहीं रह सकता है। ये आपको एक आदत ही बनानी पड़ेगी कि हर एक सम रहना, किसी भी तरह की परिस्थितियां हैं, सम रहना होता है। पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसा वर्ड है कि जो हर कोई यूज कर रहा है, ठीक है। तो आप कोशिश करके पॉजिटिव नहीं रह सकते कि आपको बार बार बोला जाए कि नेगेटिव नहीं रहना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए हम दैनिक जीवन में कुछ ऐसी गलतियां भी करते हैं जिससे कि हम पॉजिटिव सोच नहीं हमारी हो पाती है, तो उनसे बचना चाहिए। एक बार घर का वास्तु दिखाना चाहिए। कभी कभी होता है ना अनजाने में, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके मार्क्स नहीं आ रहे, अब बाद में पता चलता है कि वो साउथ की तरफ फेस करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है। पॉजिटिव के लिए आपको अपने ऑरा को क्लीन रखना चाहिए। किसी दूसरे की ज़्यादा आप निंदा मत कीजिए, ठीक है। भगवान पे भरोसा रखिए, ईश्वर की एक न एक मंत्र, बार बार मैं वही कहती हूँ, आप मंत्र जाप कीजिए ना। आपको पॉजिटिव रहना है, आप मंत्र जाप कीजिए। जो मंत्र आपको पसंद है, छोटे छोटे मंत्र आप ले लीजिए। दुर्गा माँ का मंत्र ले लीजिए। सबसे बड़ी बात, दुर्गा सप्तशती आप पढ़ना शुरू कीजिए। उसमें कोई भी उसका एक मंत्र ले लीजिए आप, और आप देखिए आप कभी नेगेटिव हो ही नहीं पाएंगे। फिर भी कोई अगर बहुत नेगेटिव है तो देखिए रुद्राक्ष एक ऐसा है कि हमारे वरदान की तरह है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, आप रुद्राक्ष पहनना शुरू कर दीजिए, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप स्फटिक पहन सकते हैं, गोमती चक्र पहन सकते हैं। फिर भी कोई बच्चा नेगेटिव है, उसके पानी में आप गोमती चक्र एक डाल दीजिए बोतल में, और उसका पानी वो पीना शुरू कर दे। आप देखिए 43 डेज के अंदर उसकी पूरी मानसिक स्थिति बदल जाएगी। तो इस तरह के छोटे छोटे उपाय किए जा सकते हैं। अभी मैं आपने वास्तु की बात करी, हाँ, राइट, कि वास्तु में चेंजेस करने चाहिए। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि एस्ट्रो वास्तु साइंस क्या है, और जो लोग अपने घर और ऑफिस में पॉजिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं वो इसके लिए एस्ट्रो वास्तु कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए वास्तु जैसे हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, 5 एलिमेंट्स, वैसे ही वास्तु में भी होते हैं। और हर डायरेक्शन किसी न किसी एलिमेंट की होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, हम वाटर एलिमेंट बोलते हैं। साउथ वेस्ट राहु की डायरेक्शन बोलते हैं। अगर आपको मेन चीज़ें पता हो ना कि हमारे घर की ये 4 डायरेक्शन ही आप ले लीजिए, बहुत ज़्यादा पे मत जाइए। 4 डायरेक्शन में अगर हमने अपना बैलेंस कर लिया ना, कभी कभी हम जहाँ पे हमें वाइट कलर लगाना चाहिए वहाँ पे हम ब्लैक कलर करवा देते हैं, तो कैसे काम बनेगा। पूरा ऑरा ही नेगेटिव हो जाता है। तो एस्ट्रो वास्तु कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। सिर्फ आपको डायरेक्शन समझना है कि भाई ये अब नॉर्थ वेस्ट है, वायव्य कोण हम बोलते हैं कि वास्तु की वायव्य कोण। तो वहाँ पर आप अगर अपनी जैसे आपने अपनी शादी की पिक्चर रख दी, ठीक है, दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो तो खत्म होने वाली चीज़ है ना, मूवमेंट वाली चीज़ें हैं। वहाँ पर हमें क्या रखना चाहिए, जैसे आपने कहीं लोन लिया हुआ है, उसके पेपर आप रख दीजिए, मेडिसिन रख दीजिए। अगर आपको बीमारी खत्म करनी है, आप मेडिसिन रख दीजिए। साउथ वेस्ट को हम बोलते हैं स्टेबिलिटी का एरिया, ठीक है। वहाँ पर हमेशा हमें ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जो आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में हमेशा बनी रहें। जैसे अपनी फैमिली पिक्चर आपने रख दी, थोड़ा सा वहाँ पे एक अपनी फैमिली फोटो रेड कलर से फ्रेम करा के रख दी। हर डायरेक्शन का कलर भी होता है। अब साउथ ईस्ट रेड कलर का जोन है, अब आपने वहाँ पे वाइट कलर से अगर करा दिया तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट आपका अगर ग्रीन, और वहाँ पे आपको ग्रीन लगाना है, वहाँ पे आपने रेड लगा लिया, तो भी आपका सारा डायरेक्शन गड़बड़ हो गया। तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ आपको अपने एलिमेंट और डायरेक्शन को मैच करना है और कुछ भी नहीं करना है। साउथ ईस्ट अग्नि प्रधान ग्रह है, अगर अग्नि कोण है तो वहाँ पर आपको गैस रखना है, किचन बनानी है। साउथ ईस्ट में आपको कभी भी बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। साउथ वेस्ट आपका शांति की जगह है, वहाँ बेडरूम बनाइए। सिर्फ डायरेक्शन को मैच कर लीजिए, इतनी सी बात है। मैम अगर किसी ने बना बनाया घर लिया हो तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, हाँ, ठीक है, जिसकी डायरेक्शंस ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, और मैं गया और मैंने कहा तो चलो जो है वो है ही, राइट,
तो उसके लिए उपाय किए जा सकते हैं या बहुत सारे फिर उपाय किए जा सकते हैं, बहुत सारे। देखिए सिर्फ कलर थेरेपी से, अभी मैंने आपको कलर की बात की ना, जी। सिर्फ कलर थेरेपी ले लीजिए, थोड़ा सा ये पेड़ पौधों को ले लीजिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं थोड़ा फेर बदल करके ना चीजों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये एक तरह से ऑपरेशन वाली चीज की भाई आपकी सर्जरी तो हुई है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अंदर डिजीज तो है ना, राइट, अगर डायरेक्शन सही होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्शन अगर सही नहीं होते तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 70% तक चीज़ें ठीक हो जाती हैं कलर से। वहाँ पे ऐसी पेंटिंग्स यूज़ कर लेते हैं। अब साउथ वेस्ट आपका हल्का है, बहुत ज़्यादा भारी होना चाहिए, तो जी। वहाँ पर हम एक ऐसा माउंटेन की एक जो है तस्वीर वो लगवा देते हैं। नॉर्थ ईस्ट आपका भारी हो गया, वहाँ पे हम पानी से रिलेटेड चीज़ें लगवा देते हैं, ये फाउंटेन लगवा देते हैं। तो ऐसे करके इस छोटी छोटी चीज़ों से काफ़ी बदलाव और पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है। हमेशा तोड़ फोड़ ज़रूरी नहीं होती। मैंने कहीं पे देखा और सुना भी है कि वॉशरूम्स में जो पॉट होता है, जो कमोड होता है, हाँ, उसके चारों तरफ टेपिंग कर देते हैं। टेपिंग करते हैं, कॉपर की प्लेट्स लगाई हाँ जाती जी। हैं, कॉपर की वायर। क्या ये सही है? हाँ, वो भी वास्तु उपाय के तहत आता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर गलत डायरेक्शन है तो टेपिंग क्यों करते हैं कि हमने उसको उस एरिया से काट दिया। ये ना ये काटने, ये थेरेपी होती है कि हमने उस एरिया को कट कर दिया, तभी तो वो भी स्पेसिफिक कलर्स का इस्तेमाल किया कलर्स जाता है। हाँ, जो डायरेक्शन है उससे रिलेटेड कलर का हम इस्तेमाल करते मैम आप हाथों की रेखाएं भी देखते हैं। मेरे को बड़ा ना हाँ। इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लगता है हाँ, कि इंसान की हाथों की रेखाएं देख के बिल्कुल। आप उनका भविष्य पता कर सकते हैं, राइट? और कहा जाता है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आप परेशान हो, तो हाथों की रेखाएं दिखा दो और जो उसमें आपकी रेखाओं में लिखा होगा और उनके आप सही उपाय कर लो, तो आपका भाग्य बिल्कुल बदल सकता है। क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। देखिए जैसे हॉरोस्कोप है वो सेम चीज़, आपका हाथ भी तो है, यहाँ पे आपके सारे माउंटेन है। देखिए जुपिटर है, आपका मरकरी है, आपका सैटर्न है, जो कुछ हॉरोस्कोप में है वो सब कुछ है। इवन काल सर्प योग, साढ़े साती योग, ये सारा कुछ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं सिर्फ हाथों से। हाथों में एक चीज़ अच्छी है जिसको हम प्लस पॉइंट बोलते हैं, आप अपनी जन्मपत्री बदल नहीं सकते, लेकिन लकीरें बदल सकते हैं। अच्छा, बदल जाती हैं? बिल्कुल, एवरी 3 मंथ्स ओके। बदलती हैं। आप अगर आप कर्मशील हैं, आपके अंदर जुनून है, कुछ करने की इच्छा है, तो महत्वाकांक्षी, अगर आप एक ही ऐसा रूटीन है आपका कि आप सुबह उठते हैं, ऑफिस गए, घर आ गए, तो उतनी नहीं बदलती है। ओके। कुछ करना है जिनको, उनकी रेखाएं देखिए, तो जैसा आपका मानसिक स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी रेखाएं बदलती हैं। एक रेखा आपकी गहरी है वो हल्की हो जाती है, दूसरी ओके। गहरी हो जाती है। तो रेखाओं में तो बहुत कुछ छुपा हुआ है, यही तो कहते हैं ना कर्म। अब आप देखिए ना, आपकी रेखाओं से आगे आपके फिंगर्स हैं, जी। ठीक है ना, तो कर्म करिए आप। ईश्वर भी यही कहते हैं कि जो आपकी जन्म पत्री, आपका भाग्य बाद में है, पहले तो कर्म ही है। तो यही हाथ हमें बताता है। कहा जाता है ना फिंगरप्रिंट्स तो कभी नहीं बदलते, बट आप कह रहे हो रेखाएं बदल जाती हैं। रेखाएं बदलती हैं, आपके कर्मों के अनुसार रेखाएं चेंज हो जाती वाह, हैं। तो आपने बोला कि फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो आपके कर्मों को दर्शाती हैं, आप जो कर रहे हो। जो आप तो कर रहे हो, जिस तरीके से भी आप करोगे अपने फिंगरप्रिंट से, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं वो फिंगरप्रिंट जो है वो उसको ऑब्जॉर्व करेगा और आपकी बिल्कुल। रेखाओं को जिस तरह से, और आपकी मानसिक स्थिति को बहुत ज्यादा करता है। आप जो सोच रहे हैं, हम कहते हैं ना स्टूडेंट्स की, मैं जनरली ना जब भी हॉरोस्कोप आता है तो मैं उनको बुला के एक बार हाथ चेक करती हूँ ओके। कि प्रेजेंट क्या उनके मन में चल रहा है, वो एकदम क्लियर हो जाता है रेखाओं से। रेखाएं कितनी आपने देखी होंगी, बड़ी लोगों की उबड़ खाबड़ सी, हाथ में बहुत सारे ऐसी लाइनें ही लाइनें होती हैं, तो उनके जीवन का वो मन स्थिति पूरी परिलक्षित हो जाती है। हाथ आप देख के बता दोगे, आप कितनी भी खुश आओ, लेकिन हाथ देख के मैं बता दूंगी कि ये खुशी ऊपर की है, अंदर की नहीं है। लेकिन आप जन्म पत्री देखकर आप वही बताओगे जो आपके भाग्य, जो निर्धारित है, जो आपके जन्म की समय स्थिति थी, वही है ना। ये हाथ आपकी आज की स्थिति है, वर्तमान। मैम कोई ऐसी हाथ की रेखाएं होती हैं जो इंसान की सक्सेस, लव, हेल्थ के बारे में स्पेशल इंडिकेशंस देती हो? देखिए ये ना एक बड़ा कॉम्बिनेशन पद्धति है। एक रेखा से हम सारी चीज प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ एक दो रेखाएं ऐसी होती हैं, हमेशा 2 या 3 रेखाओं को मिला के ही प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन एक सूर्य रेखा होती है, जो कोई हमारी ये थर्ड फिंगर है ना, जिसको हम कहते हैं ये थर्ड फिंगर, ये सूर्य की फिंगर होती है। जी। इसके नीचे से एक लाइन आती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। हाँ। उस रेखा को देखकर आप बहुत कुछ बता सकते हैं, उसका सक्सेस रेट बता सकते हैं, उसकी मेंटल स्थिति बता सकते हैं, और उसको ये भी आप बता सकते हैं कि आगे लाइफ में करियर उसका कैसा रहेगा। ओके। ठीक है, कहीं ना कहीं यहीं पर अगर ये आपकी जो हमारी जो रेखा होती है, हृदय रेखा, वो अगर कहीं से टच कर रही है, तो आप लव भी बता सकते हैं, उसकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, या उसका रिलेशनशिप कितना अच्छा रहने वाला है। लेफ्ट हैंड के राइट हैंड की? देखिए राइट हैंड ज्यादा महत्वपूर्ण है। राइट हैंड की। ओके। मैं देख रहा हूँ, मुझे तो रेखा ही नहीं नजर आ रही। ये रेखा बहुत जल्दी बन जाएगी, अगर नहीं है तो भी बन जाएगी। जिस तरह से आप काम कर रहे हो, अब आपका ये पॉडकास्ट चल रहा है, जैसे जैसे तरक्की की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी रेखाएं बदलेंगी। हम हाथ देखने का सही तरीका क्या है?
सही तरीका, हाँ ये बड़ी एक मिस्टेक है जो लोग करते हैं, कभी भी ना सूर्यास्त के बाद हाथ नहीं देखना चाहिए, कहीं भी ऐसे हाथ नहीं दिखा देना चाहिए एक पर्टिकुलर एक जगह पर। राइट जैसे ऑरा होता है ना, एक जज क्या है, जब तक वो वहाँ बैठते हैं तभी तो जजमेंट देते हैं ना। तो आप ज्योतिषी के वहाँ पर जाइए, जो उसका ऑफिस है या जो उसकी गद्दी हम बोलते हैं ना, पहले तो आप वहाँ जाइए, क्योंकि वहाँ का ऑरा अलग होता है। लोग कहते हैं ट्रेन में चलते चलते हाथ दिखाने लगते हैं, फ्लाइट में हाथ दिखाने लगते हैं, तो मुझे बड़ा, ये मैं हमेशा मना करती हूँ। और हाथ आपका एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा हाथ होना चाहिए। अगर देखिए आजकल लोग फोटो भी भेज देते हैं हाथ की, है ना, व्हाट्सएप खींच के, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें ना टच करके, आपकी स्किन देखकर, फिंगर्स देखकर पता करते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर विश्लेषण चाहिए तो फिर आपको हाथ 1 to 1 हाँ बिल्कुल सूर्य की रोशनी में दिखाना चाहिए। मैम मुझे एक ना बात बताना, ठीक है, मतलब मेरे दिमाग में, मेरे दिमाग की उपज है ये, और मैं बचपन से सुनता भी आ रहा हूँ हाँ कि हर किसी को हाथ नहीं दिखाना। आपने भी बोली ये बात, हाँ, तो मेरे बिल्कुल। एकदम से ना हाँ। मैं रिकॉल में चला गया कि बचपन में भी जब मैं हम फादर साहब के साथ बैठते थे, वो बोलते थे हर किसी को हाथ नहीं दिखाना चाहिए। जी, बिल्कुल। हर किसी को हाथ नहीं दिखाना मान लिया, क्यों नहीं दिखाना, क्या दिक्कत हो जाएगी, क्या कुछ हाँ आसमान से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये भी आपने सुना होगा कि हर किसी के पैर नहीं छूना चाहिए, सुना है ना आपने जी कि पैर एकदम से हर किसी के नहीं छूना चाहिए। हर किसी की अपनी एनर्जी होती है, तो वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। आप किसी को हाथ दिखा रहे हो तो आपकी ये रेखा ही आपका भाग्य है, भविष्य है। तो एक नजर लगना भी आपने सुना होगा, बिल्कुल है? सुना है भाग मैम, से बिल्कुल शुरू सुना से ही है, सुना है ना। बिल्कुल तो सुना है। हर किसी की नजर आपके भाग्य पर क्यों पड़े, ठीक है, नहीं पड़नी चाहिए। वो व्यक्ति इतना योग्य है कि नहीं, जैसे गुरु हर किसी को नहीं बना लेना चाहिए ना, कहते हैं ना पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जानकर। तो इसी तरह से आप जिसको अपना भाग्य दिखा रहे हैं, वो व्यक्ति उस योग्य होना भी तो चाहिए ना। चलते चलते आप किसी के पैर छू रहे हैं, ये भी बहुत गलत है, हर किसी के पैर भी नहीं छूने चाहिए। राइट। उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, आपके पास आ जाती है। तो पॉजिटिव आए अच्छी बात है, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो इसीलिए हाथ नहीं दिखाना चाहिए। हम क्या नजर लगना इज रियल? बिल्कुल रियल है, नजर लगने से ज्यादा रियल तो कुछ है ही नहीं। नजर बहुत खतरनाक है, हरे भरे पेड़ को सुखा देती है ध्रुव जी। नजर बहुत खतरनाक है, तो अपनी मदर से नजर रेगुलर उतरवानी चाहिए। कभी कभी कोई उपाय नहीं समझ में आता, ना कुंडली में, ना हाथ में, ना डॉक्टर के पास, और मम्मी नजर उतारती है और देखिए वो बच्चा ठीक होके चल देता है एकदम। तो नजर तो है, नजर क्या, एनर्जी ही तो है ना। हर चीज में एनर्जी है, और कोई इंटेंशनली आपको नजर नहीं लगाता है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, किसी ने देखा आपको और एकदम से उसकी अंदर की भावनाएं कहीं ना कहीं, एक होता है ना हाथ हो जाती है, अरे यार कितना अच्छा कर रहा है, काश हमारा भी होता। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। नजर तो हमेशा माननी चाहिए। नजर दोष का सबसे सिंपल और असरदार उपाय क्या है? अपने पॉकेट में एक ना 3 लौंग और 1 इलायची रखिए, हमेशा हमेशा रखिए अपने वॉलेट में आप, उससे एक तो नजर नहीं लगेगी। दूसरी बात है, बिल्कुल सीधा उपाय, आप घर जाइए, पानी लीजिए ग्लास में, 7 बार अपने ऊपर से आप ऐसे उतारना है आपको, और उसको आप वॉश बेसिन में डाल दीजिए, फ्लश कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। सिंपल उपाय बिल्कुल। और बाकी तो देखिए मम्मियाँ बहुत तरीके जानती हैं, मिर्च से नजर उतारते हैं, लेकिन ये बड़ा सिंपल है जो हर कोई कहीं भी कर सकता है, ये करना आप शुरू। कुछ लोग कहते हैं कि खुद से नजर नहीं उतारनी चाहिए, बट आपने कहा कि अपने ही उतार आप सकते नजर हैं। उतार लीजिए। अगर कोई नहीं है तो उतार सकते हैं, ऐसा नहीं है, उतार सकते हैं। क्या ये टोटके और उपाय सच में काम करते हैं? क्योंकि देखो आपने बोला करते हैं, हाँ। बट क्या सच्चाई है इसके पीछे? क्या ये एक सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, या इसके पीछे कोई सॉलिड देखिए रीजन है? कुछ टोटकों के पीछे सॉलिड रीजन है। कुछ टोटके जो बचपन से बने आ रहे हैं, हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, दक्षिण की तरफ फेस करके खाना नहीं खाना चाहिए, दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, इस तरह की चीजें हम सुन रहे हैं। उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम दक्षिण की तरफ जब उसके पैर करके लेटाते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। ये बहुत बाद में समझ में आया कि पहले बचपन में पेरेंट्स क्यों मना करते थे। तो कहीं ना कहीं जब आप पूरी लॉजिक समझाना पॉसिबल नहीं होता था, तो हमारे जो वैदिक ऋषि मुनि हैं या जो लोग बड़े, उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना दिया, एक डर का। तो सारे ही कॉन्सेप्ट गलत है ये नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं साइंटिफिक जो जुड़े हुए हैं, उसको लॉजिक को समझना चाहिए। लेकिन कुछ टोटके, हर टोटके लिए नहीं कह सकते, कुछ तो सिर्फ लोग फेमस होने के लिए या बस कुछ अलग बोलना है इसलिए बोल रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके कभी कभी साइड इफेक्ट भी पड़ते हैं। जैसे होता है ना, उतार के आप चौराहे पे रखाओ, जी। इनके साइड इफेक्ट इतने खराब होते हैं, इतने आजकल आप बहुत सुन रही हूँ मैं कि आप अपने ऊपर से ऐसा कर दो, नींबू वार दो, ये कर दो। ये चीजें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप नेगेटिविटी अगर दूसरों की लाइफ में ला रहे हो तो घूम फिर के आपके पास ही वापस आनी है। हम क्या काला जादू, वशीकरण, इस तरीके की चीजें भी एस्ट्रोलॉजी से कोई कनेक्शन रखती हैं? एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन नहीं रखती है, ये इनका एक अलग ही जोनर है। जैसे होता है ना यंत्र मंत्र और तंत्र, तो तंत्र अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है,
ये बिल्कुल शुद्ध विज्ञान। आप एस्ट्रोलॉजी तो अलग चीज है, बिल्कुल ईश्वर से कनेक्शन आपका मंत्रों पर आधारित है मेरे हिसाब से। कुछ लोग मिसमैच कर रहे हैं, कुछ लोग मंत्र को यंत्र और तंत्र के साथ जोड़ दे रहे हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं। तंत्र का एक बिल्कुल अलग है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना वशीकरण, होता सब है, ऐसा नहीं कुछ नहीं होता, और आज से नहीं, बहुत बहुत वैदिक काल से ये सब चीजें चली आ रही हैं। आप ग्रंथ पढ़िए तो आपको सबके उदाहरण मिलेंगे, लेकिन जब तक जरूरत ना हो इन चीजों में नहीं आना चाहिए। वशीकरण हो गया, टोटके हो गए, इन चीजों से तो जितना दूर रहो, क्योंकि सबके साइड इफेक्ट हैं। मैं किसी से बात कर रहा था, आई थिंक कल या परसों, एक एस्ट्रोलॉजर से मैं बात कर रहा था। ही ऑल्सो केम टू आवर पॉडकास्ट। नो हार्ड फीलिंग्स, प्योर रिस्पेक्ट फॉर हिम। बट उन्होंने एक बात बोली कि पॉजिटिव वशीकरण भी होता है एस्ट्रोलॉजी में। पॉजिटिव वशीकरण जैसा कोई शब्द नहीं है ध्रुव, कोई शब्द नहीं है। वशीकरण तो वशीकरण है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या होना है। हाँ, उसका कॉन्सेप्ट ये हो गया कि आप अच्छे के लिए वशीकरण कर रहे हो। भाई डिवोर्स हो रहा है, पति नहीं मान रहा है, पत्नी चाह रही है, तो भाई उसने वशीकरण करा दिया कि उनका डिवोर्स रुक गया, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। अब किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में आप गए हो, भाई उसका वशीकरण करा दिया, वो अपनी पत्नी से डिवोर्स ले लिया, यही नेगेटिव हो गया। तो ये तो नाम है ना, है तो वशीकरण, लेकिन मुझे लगता है दोनों ही गलत है। क्योंकि आप वशीकरण करोगे भी तो इनका एक ड्यूरेशन होता है, एक टाइम पीरियड होता है। जब वो टूटेगा फिर क्या होगा। बट वशीकरण वशीकरण ही है, वशीकरण तो वशीकरण, चाहे वो पॉजिटिव बोल लो या नेगेटिव बोल लो। बिल्कुल नहीं, वशीकरण करना ईश्वर का करो ना, अपने प्रेम से, आस्था से उनको जीत लो। जरूरत ही नहीं है वशीकरण करने की, क्या जरूरत है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग दूसरों का बुरा करने के लिए ये सब चीजें क्यों करते होंगे। बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और वो इनडायरेक्टली अपना ही बुरा कर रहे हैं। रिवर्स गियर में चलता है ये चीजें लोगों को पता ही नहीं है। आपने गेंद फेंकी ना, वो लौट के आपके पास ही आ रही है। ये वाला सिद्धांत है वशीकरण में। जिन्होंने पढ़ा है, जो वाकई में बहुत नॉलेजेबल है, वो नहीं करते कभी भी। और या फिर आपकी इतनी साधना हो अपने आप को आप प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर आपको अलग तांत्रिक क्रियाएं करनी पड़ेंगी। जो तांत्रिक लोग हैं वो बेचारे अपने लिए कितनी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए। तो क्या जरूरत क्या है। ये बस वही है कि तुरंत फास्ट रिजल्ट चाहिए। अब आप आए, आपको कल ही कुछ चाहिए कि भैया ये रिजल्ट मुझे कल मिल जाए, तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा तंत्र। क्योंकि मंत्र और ज्योतिष तो धीरे धीरे रिजल्ट देता है ना। एटलीस्ट हम 43 डेज बोलते हैं कि आपने आज उपाय शुरू किया, भैया 43 दिन तो रुको, तभी तो ग्रहों को तो पता चले उनका उपाय कर रहे हो। तो तंत्र सिर्फ फास्ट रिजल्ट देने के लिए इसका एक तरह से ये आया है, और लोग दे रहे हैं। इसके इल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं मैम। इसके साइड इफेक्ट्स जी, इसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल सेम होंगे। जो आप दूसरों पर करा रहे हो, आपको वही चीजें भुगतनी पड़ेंगी एट द लास्ट, और इसी जीवन में भुगतनी पड़ेंगी। होली आ रही है मैम, अभी हम जिस तरीके के जिस टॉपिक पे हम लोग हैं ना अभी, बचपन से सुनते आए हैं कि होली का एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें सबसे ज्यादा लोग ये इस तरीके के होलाष्टक बहुत खतरनाक है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। होली के 8 दिन पहले जो होलाष्टक लग जाता है ना, सारी तंत्र क्रियाएं उस समय की जाती हैं। क्योंकि उस समय कुछ ऐसी पोजीशन होती है ग्रहों की, कुछ नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहती है उस टाइम पर। और इस बार तो आप देखिए होली वाले दिन ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण है। होली वाले दिन ही चंद्र ग्रहण है इस बार, तो बहुत बचना है। हालांकि लोग कह रहे हैं भारत पर प्रभाव नहीं है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि ब्रह्मांड में कहीं भी कोई खगोलीय घटना घट रही है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं तो होता ही है। तो इस बार होली नहीं मनानी चाहिए। होली मनानी है, लेकिन सावधानी के साथ मनानी है। चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा तो रात में निकलता है, लेकिन कुछ चीजों पे हमें थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, आप अपने आप को सेफ करके चलिए, है ना। चंद्र ग्रहण है तो आजकल होली में क्या करते हैं लोग, नॉनवेज खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले आप रंग गुलाल अर्पित कीजिए अपने इष्ट को, उसके बाद आप लगाइए, नियंत्रित तरीके से लगाइए, और बहुत ज्यादा अनावश्यक चीजों से बचना होगा, ठीक है। और जैसे ये होलाष्टक की बात मैं कर रही हूँ, तंत्र मंत्र क्रियाएं इस टाइम पे बहुत प्रभावी हो जाती हैं। तो जो खास एहतियात बरतने वाली चीज है कि सफेद चीजों का सेवन इन 8 दिनों में आप किसी के यहाँ मत कीजिए। क्योंकि आजकल कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन आपका मित्र है, कौन शत्रु है। तो सबसे ज्यादा जो घटनाएं होती है, जब सबसे ज्यादा जो किए जाते हैं ना जादू या काला जादू, वो सफेद चीजों से किए जाते हैं। तो बिल्कुल नहीं करना है। इस होली भांग बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए ठीक है ना। इस तरह की कुछ चीजें हैं। बाकी आप कभी रोड पे जाइए, टूटके करके रोड पे, तो थोड़ा देख के जाइए कि आपका पैर कहीं गलत चीजों पे ना पड़े। चौराहों पर बहुत ध्यान से क्रॉस कीजिए। इस तरह की चीजें आपको थोड़ी सी, मतलब 8 दिन आपको जितना हो सके कम निकलिए घर से। जिस तरीके से आपने बात बताई, उससे मेरे दिमाग में एक बात आती है, और मैं काफी समय से इस बारे में सोचता हूँ कि किसी ने कुछ किया, मुझे क्या पता किसी ने क्या किया। रोड पे चल रहा हूँ,
अब ऐसा तो है नहीं कि हम सड़क पे निकलना बिल्कुल। बंद कर दें। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर जाने अनजाने में किसी इंसान से किसी ऐसी चीज पे हम कहते हैं पैर हाँ, पड़ पैर जाता है, पड़ जाता है, बिल्कुल। तो उससे बचने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? उससे बचने के लिए कुछ अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ उपाय होते हैं ना, जैसे मैंने अभी बताया, अपने पास आप कुछ ऐसी जी। चीज़ें रखिए। लौंग लोग इलायची। हाँ, लौंग इलायची रखिए। और आप अगर आप मंदिर जाते हो तो देखिए एक बड़ा अच्छा सा उपाय है, अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं जी मंगलवार के दिन, जी। तो उनके राइट पैर का अगर थोड़ा सा सिंदूर आप लेके हम्म, रखिए, क्योंकि ये घटनाएं बहुत हो रही हैं। हम्म, उस सिंदूर को आप कहीं भी, चाहे माथे पर, चाहे आप कंठ पर, अपने कंधे पर, कहीं भी लगा लीजिए। तो किसी भी तरह का अगर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो उससे आपका बचाव होगा। दूसरी बात, जब भी आप घर से निकलिए तो 2-3 काली मिर्च लेके आपको निकलना है, और जब लौटिए ना तो उसको अपने पैर से ऐसे थोड़ा सा क्रश कर दीजिए, तो अगर नेगेटिविटी आती भी है तो अंदर प्रवेश नहीं करेगी। हम्म, पहले हमारे यहाँ होता था ना, हम लोग स्कूल से आते थे, मम्मी कहती पहले हाथ मुंह धो तब अंदर आओ। हाँ। ये बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी प्रथा थी। उसके पीछे हम्म, बड़ा साइंटिफिक है कि जब हाथ मुंह आप धो लेते हो ना, तो नेगेटिविटी आपकी वहीं के वहीं बाहर रह जाती है। एक बार घर के अंदर प्रवेश कर गई ना तो बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हमें अपने घर के एंट्रेंस पे रुद्राक्ष का पौधा रखिए, आप शमी का पौधा रखिए, हम्म, तुलसी का रखिए। हम्म, एंट्रेंस को ऐसा बना दीजिए ना, ये कहते हैं ना टोटका प्रूफ बना दीजिए बिल्कुल, कि राइट। मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी अंदर आ ही ना पाए, एंट्रेंस पर बाहर ही रह जाए। तो इस तरह लोग विंड चाइम्स लगाते हैं, अच्छी हम्म, ध्वनियाँ लगाते हैं। एक हम्म, दक्षिणावर्ती शंख रखिए। ओके। दक्षिणावर्ती शंख में अगर आप रात को पानी भरते हैं, हम्म, आप हैं, बच्चे हैं घर के, किसको किसको आप रोक सकते हैं, सुबह उस जल का छिड़काव आप पूरे अपने घर के चारों कोनों में करिए। ओके। दक्षिणावर्ती शंख किसी भी तरह की नेगेटिविटी को आपके घर में नहीं रहने देगा। इस तरह के आप उपाय क्या करिए। यही रीजन होता था पहले के टाइम में कि लोग जूते चप्पल घर से बाहर ही उतरवा देते थे? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पैरों के थ्रू ही तो आती है ना चीजें। तो जूते चप्पल हमेशा घर के बाहर उतारने चाहिए। साइड में उतारिए, लेकिन कवर्ड उतारिए, ऐसे नहीं कि ओपन में ही रखे हुए हैं तो उसकी एनर्जी तो फिर आ ही रही है ना। हर वस्तु में, हर ऑब्जेक्ट में एनर्जीज होती हैं, ठीक है ना। तो उसको एक कवर्ड शू रैक होना चाहिए, ये भी बहुत ध्यान रखने की बात है। हम होली पर ग्रहों के अलाइनमेंट अलग अलग जोडियक साइंस के लिए हाँ, अलग होते हैं, मैंने सुना है। ऐसा नहीं है, देखिए ज़ोडिएक साइन के लिए तो जो ग्रहों का गोचर है वो होली पर कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन आप उसको जोड़ सकते हैं कि भाई 14 ये जो अब मार्च के बाद से जो ग्रहों का ट्रांजिट बदल रहा है, राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा, गुरु का हो जाएगा, शनि का हो जाएगा। तो राशि परिवर्तन आपकी राशि पर प्रभाव डालेगा, 100% डालेगा। उसमें हम कहते हैं ना कि अपनी राशि के अनुसार आप गुलाल ले लीजिए, जी। ठीक है ना। जैसे आपकी मेष है राशि, तो आपको लाल रंग के गुलाल से होली खेलनी चाहिए। वृष है तो आप थोड़ा वो चमक जो होता है ना, वो स्पार्कल सा, जी जी जी। उससे सिल्वर वो उससे खेलिए। मिथुन वालों को ग्रीन कलर से, सबसे पहला है कि सबसे पहले आप गुलाल अपने इष्ट को अर्पित कीजिए, उसके बाद खेलिए। कर्क राशि वालों को भी सफ़ेद रंग से या गुलाबी रंग से खेलना चाहिए। सिंह राशि वालों को ऑरेंज कलर से रंग खेलना चाहिए, नारंगी रंग से। जी। और उसके बाद आती है हमारी कन्या राशि, उनको भी हरा रंग और थोड़ा सा ये जो होता है ना ग्रे कलर, वो खेल सकते हैं वो। उसके बाद हमारी आती है तुला राशि, इनको पिंक कलर से होली खेलनी चाहिए। वृश्चिक वालों को अगेन रेड कलर से खेलनी चाहिए, रेड या मरून कलर से खेलनी चाहिए। वृश्चिक के बाद आते हैं हमारे ये जो कुंभ और मकर, दोनों शनि जी, प्रधान जी। राशियाँ। इनको ना, ये लोग आजकल, इनको तो कायदे से होली बहुत कम खेलनी चाहिए और बहुत लाइट कलर यूज़ करने चाहिए। काले रंग से बचना चाहिए, इनको ब्लैक नहीं खेलना चाहिए। नीला रंग यूज़ कर सकते हैं, हल्का नीला रंग। मीन राशि वालों को पीले रंग से रंग खेलना चाहिए। तो कहते हैं ना, ये आप खेलते खेलते ही आपने अपने ग्रहों का भी उपाय कर लिया, उस कलर थेरेपी भी आपने ले ली, और आपका फेस्टिवल भी आपने मना लिया, और अपने ग्रह का भी उपाय कर लिया। मैम, बहुत सारे लोग होलिका दहन का जो रिचुअल है उसको परफॉर्म करते हैं अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर हाँ, निकालने बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल। बहुत अच्छा दिन होता है वो इसलिए। तो ऐसी क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो कुछ ऐड कर सकते हैं अपने इस रिचुअल में जो कि उनकी लाइफ में और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेके आए और नेगेटिव एनर्जी को हमेशा के लिए, मतलब आने वाले समय के लिए हाँ। बिल्कुल ही जड़ से खत्म कर दे? देखिए, ये भी कहीं न कहीं आप अपनी ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है, ये ओके। उपाय भी। अगर आप दिखाते हैं अपनी जन्मपत्री तो बहुत अच्छा उपाय आपको मिल सकता है कि आप पर अगर किसी ग्रह की खराब स्थिति चल रही है, तो वो उपाय करने के लिए ये दिन बहुत बेहतर है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर शनि की चल रही है तो हम कहते हैं कुछ सरसों के दाने आप उसमें अग्नि में डाल दीजिए, ठीक है ना। अगर आपका गुरु अच्छा नहीं है तो थोड़ा-सा कहते हैं कि हल्दी और चावल मिलाकर वो डाल दीजिए। इस तरह के बहुत सारे उपाय होते हैं। लेकिन मेन क्या होता है, 2-3 चीज़ें जो कोई भी कर सकता है,
कि एक तो हम देखिए उस दिन पूजा तो करते ही हैं, होलिका की पूजा करते हैं, उसमें उनकी परिक्रमा करते हैं, तो जो भी आपका घर में मिष्ठान गुजिया वगैरह बनती है वो चढ़ाते हैं। जी एक ना नारियल का उपाय, नारियल एक ऐसी चीज है ना जिससे हम अपनी सारी नेगेटिविटी रिमूव कर देते हैं। तो अगर आप नारियल लेते हैं जी और अपने ऊपर से 7 बार उसको आप उतार लीजिए, हम्म, आपकी जितनी नेगेटिविटी है हम्म, उसको आप जाकर उसमें अग्नि में डाल सकते हैं। ओके इससे आपकी नेगेटिविटी खत्म होगी। आजकल एक ये भी गुंजा अगर आपको मिल जाए, है ना, काली गुंजा, ये भी ओके बहुत अच्छा होता है। ये वैसे कहाँ मिल सकती है अगर मिल जाती है किसी भी आप शॉप पे मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, जहाँ पे पूजा पाठ का सामान मिलता है या पंसारी की वहाँ, दुकान पे पंसारी की दुकान पे या पूजा पाठ की शॉप। 3 गोमती चक्र ले लीजिए। गोमती चक्र भी नेगेटिविटी रिमूव करने में एकदम जादुई काम करता है, बिल्कुल अच्छा मैजिकल ये उपाय है। नॉर्मल डेज में भी आप गोमती चक्र उतार के अगर आप कहीं साइड में रख देते हैं, रोड के साइड में, बीच में तो नहीं, बहुत अच्छा उपाय है। आपको तुरंत आप देखिए अपनी मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, वाह वो आप उसमें डाल सकते हैं। दूसरी बात, बड़े पुराने समय से हो भी रहा है कि ना उस दिन कहते हैं ना कि उसे जो रूप चौदस पड़ता है, उससे पहले हम कहते हैं ना होलिका वाले दिन बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि अपने हाथ पैरों पे वो सरसों को पीस कर उसकी मालिश करते हैं। जी और ये पूरब साइड में ये रिचुअल बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है कि पीली सरसों ले लिया आपने, उसको दूध में या किसी में आपने पीस लिया और फेस से पैर तक हल्की सी जैसे उपटन के फॉर्म में आप कीजिए, फिर उसको जो ले जाके ना आप उसमें डाल दीजिए। आपकी ओके पूरी सिर से कहते हैं ना एड़ी से चोटी तक की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। किसी ने कुछ करा भी होगा ना तो इस उपाय से वो खत्म हो जाएगा, तो ये नहीं उपाय करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है वो भी हाँ बहुत लोग करते हैं हाँ क्या इसका भी कोई एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंस है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए किया ही जाता है। जी और एकादशी एक तो देखिए अगर साइंटिफिक तरीके से भी देखा जाए ना, तो जब एकादशी का जो समय पड़ता है उस टाइम पे हमारी जो ये पाचन क्रिया होती है, जी जो हमारी जठराग्नि होती है, वो बड़ी शांत रहती है। तो ओके उस टाइम पे हम ज़्यादा अगर हम भोजन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम्म, से शारीरिक रूप से हमें नुकसान देता है। ओके और एकादशी का वर्णन तो हमारे वैदिक ग्रंथों में बहुत किया गया है कि जो एकादशी का व्रत रहता है उसे गोलोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की तो नहीं, लेकिन हाँ गोलोक की प्राप्ति के बारे में कहा गया है कि कृष्ण का जो धाम है, जो गोलोक धाम है, वहाँ की प्राप्ति होती है। और उसके बारे में कहते हैं कि कितने भी आपने पाप किए हों, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके पाप धुल जाते हैं। एक जो कहते हैं ना कि पाप कहते हैं एकादशी पे चावल नहीं खाना चाहिए, जी है ना, उसके पीछे भी रीज़न है कि उस दिन जो सारे जो पापों को कहीं रुकने की, कहीं ठहरने की जगह नहीं मिल रही थी, तो भगवान ने उनको एक स्थान दे दिया कि तुम चावल में जाकर बैठ जाओ उस दिन। तो उस दिन अगर आप चावल नहीं खाते हैं तो भी आपके पाप आपको परेशान नहीं करते, मतलब आप उससे मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत का बहुत लंबा चौड़ा महत्व है। कायदे से तो यही कि हर वैष्णव ये करता ही करता है भगवान गोलोक धाम की प्राप्ति के लिए। मतलब यहाँ देखिए निष्काम प्रेम है, आपको स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, आपको ईश्वर का धाम चाहिए। तो जिसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, मतलब ईश्वर के धाम के सामने स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही बेकार हैं। तो एकादशी का व्रत जो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है वो उनकी प्राप्ति के लिए करता है। हम कहा जाता है कि एकादशी के व्रत हम्म, के समय आप पीस प्रॉस्पेरिटी हेल्थ हर चीज को ध्यान रखते हुए एकादशी का व्रत रखते हैं हाँ कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं जो हम एकादशी के दिन कर सकते हैं जिससे इन सभी चीजों में हमें और ज्यादा बढ़ोतरी मिले और ज्यादा फायदा मिले देखिए सबसे अच्छा तो है एकादशी के दिन आप जितना हो सके महामंत्र का जाप कीजिए, ओके है ना, क्योंकि वही आपको पार लगाने वाला है। ठीक है, भगवान कृष्ण का मंत्र है, उसका जाप कीजिए। और उस दिन आपको किसी न किसी की मदद जरूर करनी चाहिए। एकादशी का व्रत तभी पूर्ण होता है, कहते हैं ना पारण करने से पहले अगर आप किसी को भोजन कराते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, तभी आपका व्रत का पारण होता है। तो उस दिन आप जब चाहे आप पक्षियों को खिला दीजिए, कुत्ते को रोटी खिला दीजिए, गाय को रोटी खिला दीजिए, ठीक है, पक्षियों को बाजरा खिला दीजिए इस तरह। और नहीं तो अगर आप कुछ ज़रूरतमंद भूखे लोग हैं उनको भोजन कराइए। पानी का दान एकादशी पे बड़ा महत्व करता है, पानी का दान करना चाहिए उस दिन, लोगों को जल दान करना चाहिए। और जिसके पास है उसकी ज़रूरत की, जैसे अब कोई ज़रूरतमंद है तो उसको क्या चाहिए, लोग दान ना हमेशा अपने अनुसार करते हैं, जो जिसको दान करें उसके अनुसार नहीं करते। तो कभी आप देखिए आपके आसपास आपके ही हेल्पर्स हैं, बहुत स्टाफ है, किसको क्या ज़रूरत है। और पुण्यदान, एकादशी पुण्य के लिए होती है। किसी को मंदिर में दर्शन करने जाना है, अब जैसे किसी को कुंभ नहाने जाना है, नहीं उसके पास संसाधन, नहीं वो करा सकता, टिकट नहीं करा सकता, वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं कर सकता, आप करिए उसके लिए। आपकी एकादशी व्रत का इससे अच्छा फल क्या मिल सकता है। तो ये काम करने चाहिए। हम क्या इस साल कोई ऐसा ग्रह परिवर्तन नजर आ रहा है आपको जो करियर रिलेशनशिप या पैसों पर असर डाल सकता है
इस बार जो मेजर है, जो शनि का राशि परिवर्तन है, जो अपनी राशि से छोड़कर, मकर और कुंभ से छोड़कर मीन राशि, गुरु की जी। राशि में आ रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पे प्रभाव देगा। देखिए, जब भी 2 लोग हैं, अब आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई आपका कलीग ऐसा आ गया जिसके आपकी नहीं बन रही है उसके साथ, या बॉस हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी नहीं बन रही, तो इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है, आपकी जी। सैलरी पे पड़ेगा, आपके प्रमोशन पे पड़ेगा। हम्म, तो इसी तरह ये जो 2 ग्रह हैं, शनि और गुरु, ये एक दूसरे के लिए सम है, लेकिन शत्रु तो नहीं है, लेकिन मित्र भी नहीं है। तो इनका कंजंक्शन एक ही राशि में इन दोनों का रहना, ये थोड़ा-सा मुश्किल देगा। तो लोगों को स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे हर मोर्चे पर, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, हेल्थ हो, हर रिलेशनशिप पे। खास तौर से बच्चों से लोगों को ना बड़ा शॉक मिलने वाला है। कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं हुँ। इस साल जिन लोगों का जो सेहत संभाल डिपार्टमेंट है उसमें कुछ परिवर्तन आने वाला है या गड़बड़ होने वाली है? इस साल जो सेहत का है वो मीन राशि और कुंभ राशि वालों के लिए ओके। दिक्कत है। देखिए, मीन राशि वाले का, क्योंकि हम कहते हैं ना हृदय में शनि का आना, दूसरी साढ़े साती, पहली साढ़े साती हमारे मस्तक से लेती है, दूसरी हमारे हृदय से लेकर और कमर तक रहती है। तो इनको हार्ट अटैक का थोड़ा ध्यान रखना है, हार्ट से रिलेटेड, और थोड़ा होता है ना विषाद, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो जाना, डिप्रेशन में आ जाना बार बार, इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। कुंभ राशि वालों को हो सकता है हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, पैरों से रिलेटेड अचानक से आर्थराइटिस डायग्नोज हो गया, इस तरह की चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो ये 2 राशियों के लिए हेल्थ गड़बड़ रहने वाली है। तीसरा सिंह और धनु राशि के लिए भी, क्योंकि उनकी भी ढैया है, तो उनको भी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, सciatica जैसे कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम, अचानक से कुछ डायग्नोज हो जाना, थायराइड हो जाना सिंह राशि वालों के लिए। तो ये, और लेकिन सबसे ऊपर यहाँ पर मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ सबकी प्रभावित होगी, क्योंकि मंगल सूर्य मतलब किसी को नहीं छोड़ने वाला, सबकी मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ को मैनेज करने में मदद मिल पाए? कुछ उपाय आप डेली के उसमें कर सकते हो, जैसे सूर्य को जल देना सुबह उठकर। सूर्य को जल देने के पीछे बहुत साइंटिफिक कारण भी है ना, क्योंकि जब हम, और एक जल देने का तरीका, लोग जल उठते हैं दे देते सही हैं, तरीका क्या है? सही तरीके से नहीं देते। हमेशा आपका जो जल का पात्र है, हमेशा आपसे ऊपर ऐसे रहना चाहिए, ओके। और जब वो धार गिरे तो सूर्य की रोशनी छनकर आपके ऊपर आनी चाहिए। सूर्य को ओके। हम रोग प्रतिरोधक के लिए मानते हैं, कि सूर्य से अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम कोई नहीं बढ़ाता। तो जब वो रोशनी आपके शरीर पर पड़ती है, तो एक तो ये आपके लिए इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर देता है, ये उपाय बहुत अच्छा है। दूसरा उपाय है कि आप एवरी सैटरडे आपको, जो मैंने पहले भी बताया, कि थोड़ा-सा जो निचले लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं, उनको आप हमेशा प्रसन्न कीजिए, अपने स्टाफ की सैलरी आप टाइम पे दीजिए। सबसे बड़ी बात है, उनके लिए किसी की आह नहीं लेनी है इस वर्ष आपको, जी। क्योंकि इस वर्ष शनि, सूर्य, मंगल सभी अपने रौद्र अवस्था में हैं, बिल्कुल रौद्र रूप में, मतलब बहुत अच्छे वाले रूप में नहीं है। तो किसकी बद्दुआ आपको लग जाए, इसका ध्यान देना है। बद्दुआ नहीं लेनी इस वर्ष, बिल्कुल नहीं लेनी। खास तौर से हमारी जो हेल्पर हैं, जो हमारे सहायक हैं, जिनके बिना हमारा काम नहीं चलना है, हमारी घर की मेड है, स्टाफ है, उनके बिना नहीं चलता है, तो उनकी सैलरी आप 2 दिन पहले ही दे दीजिए ना, टाइम से। राइट। हाँ, उनको खुश रखिए। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस वर्ष, और भाइयों से लड़ाई नहीं करनी है इस वर्ष। अब ये आप मंगल और शनि हाँ। के जो दोष हैं उनके बारे में एक बात कुछ बोली आपने। हाँ। यहाँ से मेरे दिमाग में एक बात आई कि कैसे अफेक्ट करते हैं मंगल और शनि हमारी हेल्थ को, और इसके लिए भी हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं? मंगल देखिए करता है हमारे ब्लड का कारक है, खून का। ओके। हम कहते हैं ना, मंगल जिसका खराब हम्म। होता है उसको एनीमिया, हमेशा उसका कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन कम आएगा, ठीक है। और जिसका नीच अवस्था में है या खराब, हम कहते हैं ना अष्टम में मंगल है, भाई तुम गाड़ी मत चलाना, एक्सीडेंट के योग है, जी। तो एक्सीडेंट्स कराता है। आपकी बॉडी से जो खून निकलता है उसका कारक कहीं ना कहीं मंगल है। इसको बैलेंस करने के लिए आप अपने आप ही ब्लड डोनेट कर दीजिए ना एक बार, जो आपका निकलना आपके भाग्य में है, ठीक है, नियति में है। तो हमने अपनी नियति को खुद ही इन्वाइट कर ली ना, और उसको एक छोटे से दरवाजे से निकाल दिया। तो आप इस वर्ष ब्लड डोनेशन एक ऐसा उपाय है जो सबके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। मैंने तो किया, पता है, अभी 15 दिन पहले किया, और मैं अच्छा। सबको लोगों को बोलूंगा कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल माइंडसेट से नहीं, बिल्कुल। ब्लड डोनेशन हर इंसान को हर करना इंसान चाहिए। को करना ये चाहिए। शरीर के लिए भी अच्छा है, और वो रक्तदान आप जिस करते हैं, सबसे महादान है। इंसान को मिलेगा लेकिन इसमें उसके लिए बहुत एक अच्छा है। चीज और होती है, आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई जिनको शुगर है, जिनको ऐसी डिजीज है जो मना कर देते हैं, नहीं, जी, वो बेचारे जी। कैसे ठीक करें? राइट। तो आप अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए, ठीक छोटा है। सा ब्लड टेस्ट करा लीजिए, ओके। फालतू में करा लीजिए भाई। वो अगर इंजेक्शन से आपका ब्लड निकालते हैं तो ब्लड तो निकल गया ना,
ठीक है, किसी भी फॉर्म में आपका हर 3-4 महीने पे थोड़ा सा ब्लड जाना चाहिए और वो फर्श पे गिरना चाहिए। ये भी आप सोचिए, क्योंकि भूमि का कारक है मंगल। अगर आपने जैसे वो शुगर का टेस्ट नहीं करते हैं, इसमें डाल के और थोड़ा सा ब्लड निकलता है, उसको आप फर्श पे, आपका जो मंगल अगर एक्सीडेंट का योग हो गया वो भी टल जाएगा। ये मंगल का कारक बहुत अच्छा है। और शनि के लिए देखिए, शनि अपनी माता से बड़ा प्रेम करते हैं, छाया उनके लिए माँ सर्वोपरि है। तो अगर आप अपनी माता की सेवा करते हैं तो शनि आपको परेशानी नहीं करेंगे। हमेशा अपनी माता की आज्ञा मानिए, सुबह उठ के उनके पैर जरूर छूइए, आप जीवन बदल जाएगा। सिर्फ आप अपनी माता के पैर छूना शुरू कीजिए, पता नहीं छोटा सा उपाय है, और कुछ उपाय मत कीजिए, जन्मदात्री हैं। और दूसरी बात, कभी भी, बार बार मैं ये कहती हूँ, कभी भी मजदूरों की आह मत लीजिए। सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ कीजिए, ठीक है। सफाई कर्मचारी आते हैं, उनको बिना बात के, जरूरी नहीं ना कि हम दिवाली और होली पर ही गिफ्ट दें, वैसे ही कभी दे दीजिए। अभी पिज्जा आपने अपने लिए ऑर्डर किया, अब बाहर आपका गार्ड है, सफाई कर्मचारी, उनको दे दीजिए। भेदभाव ना करें, अनावश्यक रूप से दान कीजिए। मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा दिवाली है, कोई ओकेजन है तभी कीजिए। आप करके देखिए, शनि और मंगल आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और मैंने तो मैम जीवन में ये चीज सीखी है। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत समय से इस चीज को सीख गया था, बट रिसेंटली मैंने एक चीज सीखी है कि मुझे पहले ऐसा लगता था कि मेरे पास तो है नहीं, मैं दूंगा तो मेरा भी खत्म हो जाएगा। मगर मैंने ये चीज लाइफ में ऑब्जर्व करी है कुछ समय से कि जब से मैंने दान करना शुरू किया है, भरने लगा होगा। बिल्कुल भंडारा भर जाएगा। भंडारा भर नहीं रहा है, बट मुझे ये समझ में आया कि यार अगर मैं अपनी आय का एक हिस्सा दे भी देता हूँ, ठीक है, तो उससे किसी का अच्छा हो रहा है। और कभी ये मत सोचो कि आपका ही बेनिफिट होगा, आप दूसरे के बेनिफिट के बारे में नहीं, सोचो। आप सोचिए मत सोचिए, ये तो प्रकृति का विधान है, आपका बेनिफिट होगा ही होगा। उस रास्ते से नहीं होगा, दूसरे रास्ते से होगा। अगर आप कुछ दे रहे, प्रकृति कभी उधार नहीं रखती, ईश्वर कभी अपने पे उधार नहीं रखते 1 रुपए का। अगर आपने उनके मंदिर में 2 रुपए चढ़ाए ना, तो वो 200 करके आपको लौटाएंगे, कहाँ से, कहीं से। ये प्रैक्टिकल है, करके देखिए। इसीलिए कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। वो कर्म है, चक्र है, चक्र है, पूरा घूम के आपके पास आने। और यही एकमात्र यही पूजा है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं, और आय का प्रतिशत का हिस्सा देना तो अपने आप में इतना बड़ा उपाय है। चाहे आप 2% ही दीजिए, आप देना शुरू कीजिए, ठीक है। किसी ईश्वर को अपना पार्टनर बना लीजिए आप, ठीक है। और लेकिन ईमानदारी से, ये नहीं आपने बोला कि तिरुपति बालाजी में देंगे 2% और आपने फिर वो 2% उठा के ऐसे कहीं, आपको वही देना है। ये भी नियम करिए, करके देखिए। तो देना तो सबसे अच्छा उपाय है, देते रहिए, मिलता रहेगा। 2025 में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कौन से ऐसे करियर फील्ड्स हैं जो बेस्ट रहेंगे, जिनकी बल्ले बल्ले होने वाली है? देखिए, फूड रिलेटेड बिजनेस जाने वाला है, क्योंकि मीन राशि में शनि आ रहे हैं। जाने वाला है नहीं, ऊपर जाने वाला है। हाँ, बढ़ने वाला है। मेरे को लगा नहीं, ऊपर बढ़ने वाला है। रेस्तरां बहुत खुलेंगे, बहुत लोग। अभी भी आप देख रहे हैं ना, MBA चाय वाला, MBA चाय वाली, तो लोग MBA कर करके चाय, और उसमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ये डॉली चाय वाला तो दुबई तक पहुंच गया। दुबई तक पहुंच गया, देखो। तो ये बहुत बहुत आएगा इस टाइम पे, फूड से रिलेटेड बिजनेस। दूसरा, ये आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी बहुत हाइप पर जाएगा, लोग बहुत अच्छा चलेगा। ये 2 बिजनेस तो है ही है। तीसरा, क्योंकि मालव्य योग बनाया है शुक्र ने, और शुक्र की स्थिति अच्छी रहने वाली है इस वर्ष, तो स्टोन से रिलेटेड काम हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट हो गए, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा जाने वाले हैं। कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं जिनको फाइनेंशियल गेन्स और प्रमोशंस मिलेंगे इस साल? इस साल प्रमोशन मिलने हैं। देखिए, तुला राशि वालों को मिलेंगे। मकर राशि वाले का प्रमोशन जो रुका होगा 2-3 साल से, वो अचानक से मिल जाएगा मार्च के बाद। तीसरा, आप ये कन्या राशि, ये 3 राशि वालों को प्रमोशन या बिजनेस एकदम से इनका बहुत आगे जाएगा। मैम, बिजनेस या जॉब में उन्नति प्राप्त करने के लिए, सक्सेस प्राप्त करने के लिए कौन से ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं जो हर इंसान को करने चाहिए, जो कि बिजनेस या जॉब कर रहे हैं? हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सबसे बेस्ट उपाय बताया कि आप 2% का पार्टनर बना लीजिए ईश्वर को, ठीक है, और देना शुरू कीजिए आप। चलिए, आपको लगता है ईश्वर को नहीं, तो आप जरूरतमंद की मदद करिए। 2% देना है तो आप पहले, लेकिन उसको ऑन पेपर करना शुरू कीजिए, बहुत अच्छा उपाय है। अपने ऑफिस को थोड़ा सा ना, उसका ऑरा पॉजिटिव करिए, ठीक है।
कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। आजकल लोग आते हैं, देखिए अपना आपको ऑफिस प्लेस से धड़धड़ाते हुए शूज़ पहन के आ गए। पहले आप देखते थे जो लोग जब ओपन करते थे तो प्रणाम करते थे, झुक के ना। आपका जो वर्क प्लेस है वो एक तरह से मंदिर ही तो है, जी लेकिन वहाँ की चीज़ों को अब लोग नहीं ध्यान देते हैं, ऐसे ही चले आ रहे हैं, दीपक नहीं जला रहे हैं। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि जिस जगह से आपकी रोज़ी-रोटी आ रही है, जहाँ से आपको सक्सेस मिल रही है, उसको तो आपको ऐसा मंदिर ही देखना चाहिए ना। एक गलती लोग करते हैं कि जो आपके ऑफिस डेस्क है, उस पे लोग खाना खाते हैं, और खाना क्या, आजकल तो स्मोकिंग भी कर रहे हैं, ड्रिंक भी कर रहे हैं, तो वो तो जगह ही कितनी नेगेटिव हो गई ना। कैसे आपको सक्सेस मिलेगी? आप कम से कम शुद्धता, पवित्रता, इनका थोड़ा सा ख्याल रखें। और कुछ है कलर थेरेपी, आजकल काले रंग हर जगह, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, थोड़ा सा उसको कम करिए, क्योंकि ब्लैक चीज़ें ना स्ट्रगल बहुत लाती हैं। तो वाइट एक आप कलर, आपको अगर आप एक कलर पूछिए कौन सा सबसे बेस्ट है अपने घर के लिए, आपको पहनने के लिए, तो वाइट कलर बहुत अच्छा है। अपने वर्क प्लेस में वाइट कलर जरूर यूज कीजिए। साउथ वेस्ट कॉर्नर को थोड़ा इनहेंस करके रखिए। ठीक है। मैं सबसे लास्ट में पूछना पसंद कर रहा हूँ मैं इस बात को, वो है लव एंड रिलेशनशिप्स। हाँ जी। राइट, मतलब मुझे लगता है हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं, बट जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, जिसको लोगों को मुझे लगता है कि सुनने में बहुत मजा आता है, वो है कंपैटिबिलिटी, रिलेशनशिप। बिल्कुल। जिनको जो अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आइडियल लाइफ पार्टनर कैसे मिलेगा, हॉरोस्कोप की कंपैटिबिलिटी कैसे होगी, कुंडली मैच करना जरूरी है या नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या एक्चुअल में दो लोगों की कुंडली मिलाना जरूरी है कंपैटिबिलिटी को 100% स्कोर करने के लिए? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो हाँ ही बोलूँगी, है ना, एज़ अ ज्योतिषी। क्योंकि कुंडली मैंने देखा है, कुंडली मिलान बड़ा महत्वपूर्ण है और वो वर्क भी करता है। अगर आपकी कुंडली, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुंडली मिल रही है, चलो 32 गुण मिल गए तो अच्छा है, ऐसा नहीं है। कभी-कभी ज़्यादा गुण मिलना ज़्यादा खतरनाक है। ये एक बड़ा ना कॉन्सेप्ट है कि गुण ज़्यादा मिल रहे हैं, भई हमारे तो 34 गुण मिल रहे हैं, हमारी शादी बहुत अच्छी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ एग्जाम्पल के साथ बताओ मैम, किसी के साथ ऐसा हुआ हो? श्री सीताराम के 36 गुण मिले भगवान के, लेकिन कहाँ साथ रह पाए, नहीं रह पाए। हालांकि भगवान है वो, ईश्वर को हमें नहीं रखना चाहिए, ईश्वर उनकी भाई अलग लीला है। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे कि उनके 36 गुण मिल रहे थे, बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जिनके 9 गुण मिल रहे हैं और अच्छी लाइफ चल रही है, ठीक है, लेकिन किसी के 34 गुण मिल रहे हैं, 3 साल में डिवोर्स हो गया है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो गुण मिलान में 2-3 चीज़ें हैं खास, जैसे ग्रह मैत्री हो गई, ठीक है, नाड़ी हो गई, ये 2-3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कुंडली मिलवाओगे तो फिर प्रॉपर मिले, और अगर नहीं भी मिल रही, आपको लव मैरिज करनी है, तो उसके कुछ उपाय होते हैं, ठीक है, कुछ रेमेडी आप कर लीजिए। इतना ज़रूर मानना चाहिए कि अगर नाड़ी दोष आपका है तो आप कुछ रेमेडी जो आपको ज्योतिषी बता रहे हैं उसको ज़रूर कर लीजिए, तो आपका रास्ता क्लियर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए रिलेशनशिप में क्या है कि आप आजकल तो एक ईगो, सबसे बड़ा कारण ईगो ही रह गया है। ईगो इतना हाइप हो गया है कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आता है। जब एक दोनों को बहस करनी है, दोनों को अपनी कंपेटेबिलिटी में दिखानी है कि बराबरी, तो बराबरी का जो मुद्दा है ना, यही कहीं ना कहीं सब कुछ गड़बड़ हो रही है, रिलेशनशिप चल नहीं पा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल कुछ बताऊं आपको, एक मिस्टेक जो कि आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोगों को पता ही नहीं होगी जी। शादी हुई 6 महीने बाद हस्बैंड वाइफ आ जाते हैं कि भाई हमें डिवोर्स लेना है जी। मैं उनके हाथ पे नजर पड़ता है कि डायमंड सॉलिटेयर पहन रखा है, भाई एंगेजमेंट रिंग है। हाँ। ये ऐसा बता रही हूँ मैं आपको। और आपकी कुंडली में शुक्र नीच का बैठा है, मार्केश है, सप्तम भाव में बैठा है, 1 साल आपकी शादी नहीं चलेगी। तो डायमंड लेने से पहले बिल्कुल हमेशा शादी से पहले जब आप कुंडली दिखवाइए, ये पूछ लीजिए भाई हमारा शुक्र कैसा है, क्योंकि सबसे पहले आजकल क्या है, दिखावा है, हमें तो डायमंड ही पहनना है। सॉलिटेयर बिल्कुल बर्बाद कर दे रहा है। एक नहीं, ये कई एग्जाम्पल के बाद मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि मैं बस इतना उपाय करवाती हूँ कि ये आप उतार दो, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये गलतियां करते हैं आजकल। तो हर चीज दिखावे की नहीं होती ना। नजर की बात आपने की, आप आज मिले, आपने फेसबुक पे स्टेटस लगा दिया, आपने इंस्टा पे लगा दिया, लोगों की नजर, अरे नजर लग गई, गया रिलेशनशिप। तो कभी कुछ चीजें जब तक आप उस पर शादी ना हो जाए या जब तक आप भी आगे ना बढ़ जाओ, तो एकदम से दिखावा नहीं करना चाहिए बहुत ज्यादा। आजकल सोशल मीडिया पे जो दिखावा हो रहा है ना, आधा कारण तो वही है रिलेशनशिप टूटने का। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। कभी कभी दादी नानी मम्मियों की बात माननी चाहिए, जो बच्चे नहीं मानते। अरे कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता कि कुछ नहीं हो रहा, होता है, बिल्कुल होता है। हमारी पुरानी दादियों की, नानी की शादी क्यों पूरी लाइफ चली, उनके लाइफ में तो कभी नहीं आया डिवोर्स जैसा फेस, है ना। तो हमेशा जो हमारे पौराणिक मूल्य हैं, जो पुराने मूल्य, उनका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ट्रू। मैम अभी आपने
थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि 2025 जो साल है हाँ। उसमें डाइवोर्सेस के नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। हाँ। तो क्या वीनस और मार्स का जो ट्रांजिट होगा इस साल वो क्या इम्पैक्ट लेके आएगा रिलेशनशिप्स और मैरिजेस पे? वीनस और मार्स के साथ राहु भी आ रहा है, आपने ध्यान दिया होगा। तो यहाँ जो गड़बड़ करने वाला है वो राहु करने वाला है। ओके वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन अच्छा है, इसमें तो लव मैरिजेस और होंगे। ओके ठीक है, लव मैरिज आपके जो नहीं हो रहे थे, नहीं हाँ, पेरेंट्स मान रहे थे, वो होनी शुरू हो जाएगी। हम्म। लेकिन राहु आ गया है तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ जाएंगे। हम्म, तो अगर आप राहु के उपाय करते रहिए, पहले से दिखवा लीजिए कुछ चीजें। हमें पता है कि देखिए वायरल है तो 5 दिन रहना है वायरल, जी हमें एंटीबायोटिक लेनी है, बट हम राइट अपने आप को रेडी रखते हैं। अगर आप कुंडली दिखा लेते हैं तो एक यही चीज हो जाती है, आपको पता है कि भैया 1.5 साल चलना है हमारा ऐसा, तो 1.5 साल हमें पेशेंस रखना है, नहीं लड़ना है। कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फीड हो जाती है, तो जी। आप उस टाइम पीरियड को अच्छे से निकाल लेते हैं। हम्म, ये कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। कुंडली दिखाने के पीछे सिर्फ ये होता है कि आपको चीजें पता चल जाती है कि भाई ये परमानेंट नहीं है, ये ग्रहों का मूवमेंट है, ट्रांजिट है। मुझे अभी क्यों गुस्सा आ रहा है? वही पति जिसके लिए शादी करने के लिए इतना परेशान थे, अभी बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि वो चंद्रमा और सब ग्रहों का मूवमेंट है। ठीक है, तो ये चीज जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन बहुत चीजें होने से बच जाएंगी। अगर हम बात करें मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने की और रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने की, तो कोई एक ऐसा उपाय बताओ कि जिसका जो किया जा सके जिससे कि रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो, और किसी भी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो वो खत्म हो जाए। बिल्कुल, देखिए एकमात्र एक ही प्लेनेट है शुक्र, वीनस, जो कि हमारे प्यार को, रिलेशनशिप को, अफेयर को, इन सबको नियंत्रित करता है। बस उसको आप एनहेंस कीजिए, उसके अकॉर्डिंग रहिए, मजबूती दीजिए। क्योंकि कलयुग में तो वैसे भी हम कहते हैं कि शुक्र की प्रधानता है ना, हमें लग्जरी चाहिए, प्यार चाहिए, पैसा चाहिए। तो शुक्र से रिलेटेड ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपका शुक्र खराब हो रहा है। ऐसा काम क्या है कि आप पुरुष हैं तो महिलाओं की इज्जत कीजिए, जी है ना, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ की नहीं, सबकी इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। घर में आपकी जो मेड है उसकी भी कीजिए, आपकी मौसी हैं, आपकी कलीग्स हैं, तो आपका शुक्र ठीक रहेगा। दूसरी बात कि आप थोड़ा सा, होता है ना आजकल लोग तिलक लगाना भूल गए हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भूल गए। लेकिन ये नहीं पता कि ये जो एरिया होता है ना, थर्ड आई चक्र होता है हमारा, यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है ना, अगर आपने यहाँ चंदन का तिलक लगाया हुआ है ना, आप गुस्से पे कंट्रोल कर लोगे। तो अगर लव आपकी प्रायोरिटी है तो आप थोड़ा सा केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए, गुलाब जल मिलाकर। ठीक है, नहीं कर सकते आप गुलाब जल अपने लव वन को देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इत्र देना शुरू कर दीजिए, लेकिन वो भी ध्यान से गुलाब का इत्र देना है आपको। इस तरह की चीजें आप कीजिए। एक दूसरे को जब गिफ्ट तो सब देते हैं, लेकिन गिफ्ट कहीं ना कहीं वीनस से रिलेटेड गिफ्ट आप देना शुरू करिए। चांदी की चीजें दीजिए अपनी वाइफ को, बहुत अच्छी है, क्योंकि चांदी शीतलता का भी कारक है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो आपकी अपना बिहेवियर तो आपको चेंज करना ही करना है। सारे ग्रह आपके तभी काम करेंगे जब आपका अपना बिहेवियर चेंज होगा। रिस्पेक्ट की, प्यार है बहुत है लेकिन रिस्पेक्ट जीरो है। राइट, प्यार की उत्पत्ति ही रिस्पेक्ट से होती है। पहले आप जिसका आदर नहीं करते उसको प्यार कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ये चीजें बिल्कुल ही इस टाइम पे ना नहीं हो रही हैं। सबसे बड़ा जो ये कारण है टूटने का, ब्रेकअप का, ये कारण है। और बराबरी, चलिए बराबरी भी अच्छी बात है, लेकिन परिवर्तन क्यों? जो काम पुरुष कर रहा है वही काम महिलाओं को क्यों करना है? अपने काम में भी तो वो सर्वश्रेष्ठ है ना। तो ये थोड़ा समझने की जरूरत है। यहाँ पर मॉडर्निटी जो आई है ना, वेस्टर्न कल्चर जो है बड़े गलत तरीके से आ गया है। तो उसको थोड़ा सा अगर वर्क किया जाए तो वो चीजें सुधर सकती हैं। कहीं ना कहीं मैम आपकी बात बिल्कुल सही है और मुझसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ, क्योंकि आज के समय में लोगों ने रिस्पेक्ट को डर का नाम दे दिया है। डर का नाम दे दिया है, बिल्कुल। हम अगर अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो लोग कहेंगे यार तू तो डरता है। डरता है, बिल्कुल। अगर बीवी कोई का कर रहे हैं बीवी का कर रहे हैं तो लोग कहते हैं यार तू तो जैसा तेरी बीवी बोलती है। कहीं ना कहीं ये जो थॉट्स है ना, ये आदमी अडेप्ट करता है, और फिर वो जब अपने घर आता है तो फिर वो अपनी वाइफ को दूसरी निगाहों से देखेगा कि तू मुझे कुछ बोल रही थी। पहले वो रिस्पेक्ट कर रहा था, बट कहीं ना कहीं उसके मन में किसी ने ये डाल दिया कि तू रिस्पेक्ट नहीं है तो डर है। तो वो जहां वो कन्वर्जन आना स्टार्ट हो जाता है ना, वहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये चीजें शादी से पहले क्यों नहीं थी? एक चीज आप सोचो, जब दो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं तो उसकी हर गलत बात, मतलब आप सोचिए, कोई बुराई नजर नहीं आती, कोई कमियां नजर ही नहीं आती। आप समाज से लड़ जाते हो, माता पिता से लड़ जाते हो, उसी इंसान में अचानक से शादी के बाद कमियां दिखने लगती हैं, क्योंकि वो आपको बराबरी, और फिर ये चीजें आ जाती हैं कि डर है ना। उस टाइम पे भी तो आप डर रहे थे, बट रिस्पेक्ट थी, प्रेम था। तो नजरिया, दृष्टि बदल दीजिए, सृष्टि बदल जाएगी। बस एक ही लाइन है,
बिल्कुल अपनी आपको अपना थॉट प्रोसेस, अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी हर चीज के लिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ में दूसरों की नजरिए जो हैं हाँ, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुनो सबकी, करो अपनी, करो अपनी। सुनना तो आपकी मजबूरी है, सुनना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपकी आत्मा जो बोलती है ना, सबसे सर्वश्रेष्ठ डिसीजन आपकी आत्मा का होता है। हर व्यक्ति अपना जज खुद होता है, ठीक है, आप सबसे अच्छे जज हैं अपने, आपको सब पता है, आप अपने साथ बचपन से हो ना, आपको अपनी कमियां भी पता है, अपनी अच्छाइयां भी पता है, क्या आपकी कमजोरी है वो भी पता है, तो क्यों दूसरे की बात, ठीक है, जहां मानने वाली है माननी चाहिए, लेकिन हमेशा आपकी आत्मा आपको सही राय देती है, तो उस पर रहना चाहिए। बिफोर वी कम टू एन एंड टू टुडेस पॉडकास्ट, मतलब मुझे कहीं ना विश्वास सा नहीं हो रहा है कि आज का पॉडकास्ट खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम और बातें करें, बट आई थिंक इट विल बी फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। बिल्कुल बिल्कुल। बट बिफोर वी कम टू एन एंड, आपके हिसाब से एक आम इंसान के लिए एस्ट्रोलॉजी को जिंदगी में किस तरह से उसको फॉलो करना चाहिए सो दैट वो उसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो? एक रोड मैप की तरह, ठीक है, एक रोड मैप की तरह आप लीजिए, आपका हॉरोस्कोप है, आपको पता चल जाएगा कि क्या प्लेनेटरी पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं। वो सिर्फ एक हेल्प की तरह से है, एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प और आपका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। बच्चों को पता है अब आपकी कुंडली में योग नहीं है, सूर्य आपका नीच का है, बच्चे यूपीएससी की तैयारी किए जा रहे हैं, वहीं गुरु बहुत अच्छा है, तो जो भगवान ने आपको दिया हुआ है ना, होता है ना, अपनी प्लेट में क्या क्या चीज़ें हैं वो पता ही नहीं है। जब आप अपनी कुंडली देखेंगे तो पता लगेगा कि यार ये तो इतना अच्छा ग्रह है मेरा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं काम क्यों ना करूं, ठीक है। सिर्फ ये होता है, आपने कई बार देखा ना, कितने अटेम्प्ट करने के बाद ही बच्चे फेलियर फेस करते हैं। तो अगर उनको बचपन ये बात पहले ही बता दिया जाए कि बेटा देखो ये है, तो वो ऑप्शन ले सकता है ना दूसरा, कि चलो ठीक है मुझे यूपीएससी नहीं तो मैं लेक्चरर बनना चाहता हूँ। हर किसी के में एक होता है सेकंड ओपिनियन, तो ये आपकी बहुत हेल्प कर सकती है एस्ट्रोलॉजी, अगर आप उसको इस तरह से लेते हैं, एक डायरेक्शन की तरह से। लास्टली, वन एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू एवरीवन। बिल्कुल, मैं जैसे मैंने अभी बोला कि आप दृष्टि बदल दीजिए, सृष्टि बदल जाएगी। आप देखने का नजरिया डिपेंड करता है एवरी इंसिडेंट पे, क्या घटना घट रही है उसको आप किस नजर से देख रहे हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है कि हर चीज में, चाहे वो अच्छी घटना हो बुरी घटना हो, न्यूट्रल रहना है आपको, बहुत ज्यादा उससे प्रभावित नहीं होना है, और कोशिश करना है। इस कलयुग में सिर्फ एक ही है, कलयुग केवल नाम अधारा, ईश्वर को मत छोड़िए आप किसी भी रूप में। सब जो आपकी सबसे ज्यादा जो आपकी मदद करने वाला है वो है ईश्वर, और अपनी आत्मा, दूसरे के प्रति ईमानदार रहिए, अपनी आत्मा की आप सुनिए, आत्मा आपको हमेशा सही डिसीजन देता है। नजरिया बदलो, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर एनलाइटनिंग अस। और मुझे लगता है आज का पॉडकास्ट जो भी लोग सुनेंगे और जो सुन रहे हैं और जिन्होंने यहाँ तक पॉडकास्ट सुना है, बिल्कुल, उनको लाइफ में कुछ नया सीखने को मिला होगा, और वो अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे उनको बहुत फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल, मेरी महाकाल से ये प्रार्थना है कि आपके पॉडकास्ट देखने वाले सभी लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य सब आए, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव।